अभिनंदन करता हूं आज के एक्सपर्ट हम लोगों के डॉक्टर विकास त्रिपाठी जी का। आप गुवाहाटी यूनिवर्सिटी गुवाहाटी में पॉलिटिकल साइंस के एसोसिएट प्रोफेसर हैं। और उससे बड़ी अच्छी चीज कि आप मूलतः उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से से आते हैं। और आपका जुड़ाव मोदी जी के संसदीय क्षेत्र काशी से कुछ ज्यादा ही है। सबसे अच्छी चीज ये कि पिछले राजनीति विज्ञान पढ़ते पढ़ाते हैं, ये तो दुनिया जानती है। लेकिन ये फेसबुक पर एक तुक्का लगाते हैं, उस तुक्का की गणित क्या है हम लोग आज तक समझ नहीं पाए। और आश्चर्य इस बात का, यहाँ सारे लोग राजनीतिक अभ्यर्थी बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं मन में राजनीति है। तो मुझे लगता है कि एक बार व्यक्तिगत रूप से सब लोग विकास भैया से मिलना चाहेंगे और उनसे बात करना चाहेंगे। ये गुवाहाटी जैसी जगह पे रहते हुए भी हिंदुस्तान के हर स्टेट को लगभग लगभग एक साल पहले, मतलब 9 महीने से 12 महीने का स्लैब लेते हैं ये, जहां तक मैं देख पाया हूँ पैटर्न जो है कि उस 9 महीने से 12 महीने के पहले जब कभी स्टेट किसी स्टेट में चुनाव होने वाला होता है तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ और बड़े ताव से ये अपनी पूरी बात लिख देते हैं अपने फेसबुक पे। और वो ये लिखते हैं कि इस पार्टी को इस स्टेट में लगभग इतनी सीटें आएंगी। ना कोई सर्वे, ना कोई स्टडी, ना कोई, अब वो कौन सी विधा है हम लोग आज तक मतलब समझ नहीं पाए। और आश्चर्य इस बात का कि पिछले 7-8 सालों से तो मैं इनका खुद फेसबुक फॉलोअर हूँ, और पिछले 7-8 सालों में एक भी इनका स्टडी गलत नहीं गया। स्टडी क्या कहेंगे उसको, ये खुद तुक्का कहते हैं, हम तुक्का नहीं कह पाएंगे। इसलिए कि इतनी एक्यूरेसी किसी तुक्का में तो नहीं आएगी। उसके पीछे कुछ ना कुछ साइंस है, कुछ ना कुछ मैथमेटिक्स है, जो ये केवल अपने जानते हैं और किसी को बताते नहीं। हम लोग बहुत बार प्रयास कर चुके हैं। हिंदुस्तान के कुछ अच्छे पॉलिटिकल साइंटिस्ट में से हैं, हिंदुस्तान के कुछ कम लोग इस जनरेशन के जो केवल पढ़ते नहीं हैं, लिखते भी हैं। और केवल पढ़ते और लिखते नहीं हैं, जिनको हिंदुस्तान की राजनीति में पढ़ा जाता है, और जिनसे जब भी कोई बात होती है, कुछ लिखते हैं तो उसको ऑथेंटिक माना जाता है, आधिकारिक माना जाता है। ऐसे कुछ लोगों में से एक हैं आप, डॉक्टर विकास त्रिपाठी। अभी मैं एक छोटा सा प्रकरण आप लोगों को के ध्यान में लाना चाहूंगा, और उसके बाद हम आज के सेशन के लिए आपको आमंत्रित करेंगे। अभी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे थे। हम लोगों ने प्रयास किया कि हर स्टेट से उस स्टेट के एक्सपर्ट को उठाते हैं। और वेस्ट बंगाल से दूसरे एक्सपर्ट थे, वो वेस्ट बंगाल के खुद के थे। आप असम से थे, और एक साउथ से तमिलनाडु से कोई और थे, गोवा क्या नाम है, केरला से कोई और थे। आश्चर्य इस बात का कि एक दिन में हम लोग बंगाल और क्या नाम है, असम दोनों डील कर रहे थे। जो बंगाल के अपने लोकल एक्सपर्ट थे, प्रदीप जी का अपना अंदाजा था कि बहुत बीजेपी जाएगी तो 100 से 120 के बीच में जाएगी। इसी सीएसएसपी के मंच पे उन्होंने कहा था कि बीजेपी बहुत ग्रो करेगी, ये सही है, लेकिन बहुत जाएगी तो 100 से 120 के बीच जाएगी। और मुझे आश्चर्य उस दिन भी हुआ था। हालांकि ये सच है कि उस दिन मन मानने को तैयार नहीं था। उस दिन भी विकास भैया ने ये बात कहा था कि हो सकता है कि ये गलत हो, लेकिन ये संभावना ये भी बनती है कि पश्चिम बंगाल का वो रिजल्ट बहुत परिवर्तनकामी हो सकता है, परिवर्तनकारी हो सकता है। उसके बाद इन्होंने फेसबुक पे एक डिबेट चलाया था, मुझे ध्यान है, मैं लगातार पढ़ रहा था उसको, कि ये 10-10%, 12% का वोट शेयर जो अंतर होता है, क्या इसको पूरा किया जा सकता है। बहुत सारे लोगों ने तर्क दिया, और इनका ये था कि नहीं, ये पूरा हो सकता है, किया जा सकता है। और फिर ऐसा ही हुआ। तो वो कौन सी विधा है, हम लोग आज के इस पूरे सेशन के बाद भी ये जानना चाहेंगे। पिछले कई बार से हम आपसे आग्रह कर रहे हैं, 5 मिनट का समय हम लोगों के लिए भी लेके ये जरूर बताइए कि वो कौन सा जादू करते हैं आप।
जिस जादू से इतनी इतना एक्यूरेसी के साथ, जबकि बहुत सारे लोग, बहुत सारा संसाधन, समय, पैसा, सब कुछ लगा रहे हैं, वो सर्वे करा रहे हैं, वो सारी चीजें हो रही हैं। और मुझे लगता है कि यहाँ बैठा हुआ हर प्रतिभागी ये जानना चाहेगा, वो स्टेट ना जाने, लेकिन ये जानना जरूर चाहेगा कि जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में वो काम कर रहा है, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में वो अपने लिए मेहनत कर रहा है, लगातार श्रम कर रहा है, परिश्रम कर रहा है। पूजा मैम जैसे लोग, किसी ने आके कार्ड दिया तो लोग कार्ड देते हैं तो इस उम्मीद में कार्ड देते हैं कि आप हमारे यहाँ आएंगे, आप हमारे यहाँ निमंत्रण करेंगे। जब आदमी राजनीति में कदम रखता है तो राजनीति में कार्ड इसलिए ही नहीं दिया जाता कि व्यक्ति आएगा। राजनीति में इसलिए भी कार्ड दिया जाता है कि आप हमारा कुछ अतिरिक्त सहयोग करेंगे। इस तरह का सहयोग आदमी कर रहा है, लगातार धन, श्रम, सब कुछ हो रहा है। तो वहाँ आदमी ये जरूर जानना चाहेगा कि किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारी अपनी क्या स्थिति बनती है। तो उस कॉन्स्टिट्यूंसी में अपनी स्थिति को कैसे वो कैलकुलेट करेगा, ये भी जानने का प्रयास। वो जिस तरह से आप स्टेट को एक बार पढ़ लेते हैं, उसी तरह से हम कॉन्स्टिट्यूंसी ही पढ़ पाए, इतनी ही मेधा हमारे अंदर डेवलप करा दीजिए। अ, मूल विषय जो है आपका आज का, फार्मिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड कंडक्टिंग पॉलिटिकल इलेक्टोरल एक्टिविटीज। हम कैसे ऑर्गेनाइजेशंस को फॉर्म करें, और जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज हैं, इलेक्टोरल एक्टिविटीज हैं। पहले लगता था कि इलेक्टोरल, हम अगर पॉलिटिकल एक्टिविटीज कर रहे हैं तो इलेक्टोरल एक्टिविटीज भी हो रही हैं, वो भी कहीं ना कहीं हमारी सदी रही हैं। लेकिन अब तो बिल्कुल अलग है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज अलग है और इलेक्टोरल एक्टिविटीज अलग है। हम कैसे दोनों को कर पाते हैं, ये मूल विषय रहेगा आज का। लेकिन ये विषय सर ने आपको अलॉट किया है और इस पर आप बात करेंगे ही करेंगे। लेकिन हम लोगों का आग्रह जरूर स्वीकारेंगे, 5 मिनट ही सही उस तुक्के की घड़ी भी समझाइएगा। आदरणीय डॉक्टर विकास त्रिपाठी जी, हम सारे प्रतिभागियों की तरफ से आपका स्वागत है, और अगले 1 घंटे और उसके बाद आधे घंटे का क्वेश्चन आवर, स्वागत है आपका। नमस्कार। श्रद्धेय वर्मा सर, श्रद्धेय धर्मेंद्र भाई, समस्त प्रतिभागी सभी को मेरा सादर प्रणाम। तुक्के की गणित एक ही है, आप जैसे लोगों का स्नेह और विश्वास। बाकी तो जब विश्वास होता है ना, तो इंसान जिस चीज पे तुक्का लगा देता है वो सही बैठ जाता है। वॉट यू सीक इज सीकिंग यू। तो यही है, कभी मिलेगा और आराम से चर्चा होगी। लेकिन मैं आभार प्रकट करता हूँ सीएसएसपी का, श्रद्धेय वर्मा सर का, जिन्होंने इतना बड़ा कोर्स के विषय में सोचा। और देखिए, सबसे बड़ा तुक्का तो वर्मा सर मार के बैठे हैं। अभी ये वुमेन रिजर्वेशन बिल आया नहीं और सर ने उसके विषय में पहले से ही एक गुड़ा गणित कर लिया, इतना बड़ा कोर्स। और ये कोर्स मात्र लोगों को मेरे समझ से 2-2.5 साल से इस पे चर्चा चल रही थी, वुमेन्स पॉलिटिकल लीडरशिप पे, और अब ये ऑनलाइन अवेलेबल होगा। तो ये मात्र एक कोर्स नहीं है, ये एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन है। मतलब एक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तन की पहल है ये। कोई मतलब ये तो ये जितने भी आज प्रतिभागी यहाँ पे उपस्थित हैं वो ये ना सोचे कि मैं कोई लेक्चर देने आया हूँ। नहीं, मैं कोई लेक्चर देने नहीं आया हूँ। यह एक वार्तालाप है। यहाँ पर एक दूसरे को समझना, समझाना, एक दूसरे को समझने आए हैं, ना कि एक दूसरे को समझाने आए हैं। तो और हमारे उत्तर प्रदेश में तो समझाने को बहुत अलग मायने भी ले लेते हैं। इसीलिए हम लोगों का जो पूरा सोच है वो समझ पर आधारित है, वो इस पर नहीं आधारित है कि कुछ समझाना है। क्योंकि शक्ति मूल रूप से किसी के पास नहीं होती है। शक्ति का तो अस्तित्व व्यापक है, वो उसमें लोग समाहित होते हैं, ना कि शक्ति किसी में समाहित होती है। शक्ति एक व्यापक दृष्टिकोण है। और नारी शक्ति अधिनियम आ गया है, डिलिमिटेशन का पेच उसमें फंसा हुआ है। और पिछले बार भी जब असेंबली इलेक्शन पे चर्चा हो रही थी तो इस विषय में उस दिन, जिस दिन पश्चिम बंगाल और असम का चुनाव का चर्चा हो रहा था, उसी दिन डिलिमिटेशन का बिल
भी हाउस में डिबेट हो रहा था, अगर आप लोगों को याद हो। वो बड़ा महत्वपूर्ण दिन था भारत के संसदीय इतिहास में, जिस दिन हम लोग पश्चिम बंगाल और आसाम का चुनाव डिस्कस कर रहे थे। तो अगर हम टॉपिक के ओर लौटें, तो यहाँ जितने भी प्रतिभागी हैं, मैं समझता हूँ उनकी रुचि प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में होगी, कि जो राजनीति को पढ़ने से ज्यादा राजनीति को करने में, वे इसमें वे सिद्धांतों की में ज्यादा उलझना नहीं चाहते हैं, बल्कि वे एक समझ के साथ राजनीति में आना चाहते हैं। तो जो राजनीति में सबसे बड़ा संघर्ष है, वो व्यक्तिगत संघर्ष है, वो राजनैतिक संघर्ष नहीं है। राजनीति का संघर्ष किसी भी व्यक्ति का कभी भी ये नहीं रहता है कि दल में स्थान मिलेगा या नहीं मिलेगा, दल में स्थान मिल गया तो टिकट का स्थान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, टिकट मिल गया तो जीत पाएंगे कि नहीं, जीत गए तो क्या मंत्री बन पाएंगे कि नहीं, मंत्री बन गए तो क्या अगली बार चुनाव में टिकट मिलेगा कि नहीं, फिर वही मिला जुला के वही सर्कल चलता है। लेकिन वो बड़ा संघर्ष नहीं है। बड़ा संघर्ष यह निर्णय है कि राजनीति में जाना है कि नहीं जाना है। मैंने एक, और यह मैं इस आधार पर कह रहा हूं क्योंकि मैं पीएचडी सुपरवाइज भी करता हूं। मेरे अंदर अभी 7 छात्र पीएचडी कर रहे हैं, और मेरा जो शोध है ज्यादातर जेंडर के एस्पेक्ट पे है, मतलब नारी, मत व्यवहार, इनके इनके आयाम को देखता हुआ मेरा शोध रहता है। और मैंने कुछ शोध पत्र भी लिखे। पिछले 2021 चुनाव के बाद मैंने आसाम के 1952 से लेकर के 2021 तक लोकसभा विधानसभा के चुनाव में महिला प्रतिनिधित्व का अध्ययन किया, गहन अध्ययन किया। मेरे साथ डॉक्टर पूनम काकोटी बोरा भी थी। हम दोनों ने ये पेपर ज्वाइंटली लिखा, ओकेडी में पब्लिश हुआ। और तब कई लोगों से मुलाकात हुई, और तब मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि हमारी जो महिला और राजनीति को समझने का जो सबसे प्रथम चरण होना चाहिए, वो यह नहीं होना चाहिए कि राजनीति कितनी समावेशी है। दरअसल समावेशी परिवार है कि नहीं, समावेशी समाज है कि नहीं, और समाज के जो मूल है वो परिवार है। तो जो पारिवारिक सामंजस्य राजनीति को लेकर के कितना, महिला के प्रतिनिधित्व को लेकर कितना सजग है। क्योंकि महिलाओं का जब हमने आसाम के ऊपर अध्ययन किया, तो हमने यह पाया कि एक तो महिलाओं का प्रतिनिधित्व आसाम के विधानसभा में या जो लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व मिलता है, राज्यसभा में मिलता है, उसमें मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? कोई दिक्कत होगी जी बताइएगा। बहुत, नहीं नहीं, आवाज बहुत उसमें अच्छी है। ये तो है, आवाज आ रही है कायदे से। उसमें ये तो जी है कि महिला हाशिए पे है। ये एक, ये तो कोई भी बता देगा। आप किसी से भी मिलो, चाय की दुकान पे भी बैठ जाओ, तो भी वो बता देगा कि महिला हाशिए पे है। और वो कह देगा कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व है, लेकिन वहीं पे है जहाँ पे संवैधानिक संशोधन से महिला प्रतिनिधित्व प्रदत्त है। इसके अलावा महिला प्रतिनिधित्व कहीं आपको दिखेगा नहीं। 10 लाख से ऊपर महिलाएं आपको पंचायत में दिख जाएंगी। जितनी पंचायत है उनमें 1/3 महिलाएं हैं, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, और पंचायत, ग्राम पंचायत का स्तर पर। इसके अलावा आपको विधानसभा, लोकसभा में महिलाएं नहीं दिखेंगी। लेकिन बड़ा जो स्पष्ट रूप से दिखता है आंकड़ों में, ये मैंने उत्तर प्रदेश के भी आंकड़े देखने की कोशिश की है, अब हो सकता है आगे काम करूं, लेकिन उत्तर प्रदेश पर रंजना उपाध्याय जी, डॉक्टर प्रोफेसर ए के वर्मा सर, जो कि
वर्मा सर तो एनसाइक्लोपीडिया हैं, और उत्तर प्रदेश की राजनीति मतलब, और वर्मा सर एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। मतलब अगर किसी को उत्तर प्रदेश की राजनीति बोलना है तो वो वर्मा जी बोल दे, समान चीज है। तो ये देखने को मिला कि कुछ फॉर्मिडेबल कैंडिडेट्स हैं, कि महिलाएं तो जीत रही हैं, लेकिन इनमें भी जो नॉमिनेशन का जब आप आंकड़ा देखोगे तो देखोगे कि महिलाओं का नॉमिनेशन कम है दलों द्वारा, राष्ट्रीय दल द्वारा, क्षेत्रीय दल द्वारा, सभी में आंकड़े कम है, महिलाओं का नॉमिनेशन कम है। और इंडिपेंडेंट वुमेन लड़ रही हैं, वो भी पुरुषों के अनुपात में कम है। वुमेन का लेकिन डिपॉजिट फॉर फीचर पुरुषों से कम है। ये भी एक पैराडॉक्स है। महिलाएं स्वतंत्र रूप से तो लड़ रही हैं, लेकिन ये समझना होगा कि महिलाएं संसद या विधानसभा में तब तक नहीं पहुंच सकती जब तक राजनीतिक दल उनका मनोनीत न करें। Unless and until they are nominated by political parties, their chances of getting elected are very less, is very less. और आप वैसे भी देख लो 1952 से लेकर लो तो आपको दिखेगा कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को क्या कहते हैं? स्वतंत्र उम्मीदवार ना, स्वतंत्र जी, उम्मीदवारों की स्वतंत्र या संख्या घटती निर्दलीय। ही जा रही है, नगण्य है। तो अगर राजनीतिक दल से आपको आश्रय नहीं मिलेगा, नामांकन नहीं मिलेगा, तो अगर राजनीतिक दल आपको मनोनीत नहीं करेंगे तो शायद आपका राजनीतिक करियर आगे नहीं बढ़ेगा। तो जब आंकड़ों को देखा गया तो उसमें एक चीज दिखा कि अच्छा, एक तो राजनीतिक दल महिलाओं को मनोनीत नहीं कर रहे हैं कि वो लोकसभा विधानसभा का चुनाव लड़े। दूसरा, अगर किया भी जा रहा है तो कुछ फॉर्मिडेबल कैंडिडेट। अब ये फॉर्मिडेबल कैंडिडेट क्या है? फॉर्मिडेबल कैंडिडेट एक कंसेप्ट हमने यूज किया, मतलब ये वो कैंडिडेट है जो कि जिनकी की एक पृष्ठभूमि है। और ये पृष्ठभूमि वो नहीं है जिससे पुरुष आ जाते हैं, कि आंदोलनों में रहे, कॉलेज के पॉलिटिक्स में रहे, यूनिवर्सिटी के पॉलिटिक्स में रहे, और धीरे धीरे राजनीति की सीढ़ी पकड़ के ऊपर आ गए, आज सांसद, विधायक, मंत्री हो गए। ये पृष्ठभूमि पारिवारिक है। और कुछ महिलाएं ऐसी हैं कि जो भिन्न पॉपुलर कल्चर के पृष्ठभूमि से आती हैं। कोई सिनेमा जगत से आ गया, कोई साहित्य जगत से, ज्यादातर सिनेमा जगत से, मीडिया से, ऐसे जगह से जहां पे विजिबिलिटी अपने आप में बहुत ज्यादा हो। उसके बावजूद भी जो वुमेन का नॉमिनेशन है वो 10% क्रॉस नहीं करता है। तो नामांकन में भी आप देख रहे हैं कि एक पृष्ठभूमि जुड़ी हुई है। उसके बाद किस सीट से महिला को लड़ाया जा रहा है? तो राजनीतिक दल, जाहिर सी बात है, परिवारवाद जहां पर इतना गहरा हो कि परिवार पार्टियां चला रही हैं, और अगर लीडरशिप ट्रांजिशन न हो तो पार्टी डिक्लाइन कर जा रही है, तो आप समझ जाओ पारिवारिक कॉन्स्टिट्युएंसीज, जब मेल हेड नहीं रहेगा तो वो फीमेल को कंटेस्ट करवाएगा। आप देख लो इलाहाबाद की एक इतनी फेमस सीट है, कई यूपी में कई ऐसी सीटें हैं जहां पर आप देख सकते हैं। इनफैक्ट जब क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का दौर आया तो कई ऐसे लोग थे जो खुद नहीं लड़ सकते थे, अगर कन्विक्ट हो गए तो उनकी वाइफ चुनाव लड़ती थी। ऐसे उदाहरण हैं। तो पृष्ठभूमि का आ जाना, और इसके वजह से जो महिलाओं का जो, मतलब एक तो महिला हाशिए पे एक पितृसत्तात्मक समाज के संरचना के कारण पहले से थी। दूसरा, उस पितृसत्तात्मक समाज में भी कुछ प्रमुख परिवारों का, जिनका कि क्षेत्र पर कुछ दबदबा हो, या जिनका कि राजनीतिक दल में दबदबा हो, उन परिवारों से जुड़े महिलाओं का राजनीति के प्रथम पंक्ति में होना।
तो जो संगठनात्मक राजनीति भी जो भारत में आई, वो भी इसी चीज को आगे बढ़ाई। इसीलिए भारत में आरक्षण की जरूरत पड़ी। लेकिन मैं अभी आपको एक और चौंकाने वाला आंकड़ा देता हूं, फिर तो आपका माथा ही घूम जाएगा। आज यूनिवर्सिटी लेवल पे पुरुषों के तुलना में जो सरकारी विश्वविद्यालय है, कॉलेज हैं, आप अगर उसमें जाओ तो कई ऐसे सरकारी विश्वविद्यालय मिल जाएंगे आपको, खासतौर से आर्ट्स के स्ट्रीम में आप देखोगे कि पुरुषों की तुलना में महिलाएं ज्यादा हैं। मतलब महिलाओं का जो अनुपात है वो लगभग 60 से 65% का भी है कुछ विश्वविद्यालयों में। लेकिन जब वहां के छात्र संघ का चुनाव होता है तो महिलाओं की संख्या कम होती है। और ये संख्या केवल केंद्रीय पैनल में नहीं होता है, ये संख्या केंद्रीय पैनल के नामांकन से ही शुरू हो जाता है। तो महिला की जो सबसे बड़ी चुनौती है वो प्रतिनिधित्व की नहीं है, वो नामांकन की भी नहीं है, वो व्यक्तिगत और पारिवारिक है। यूनिवर्सिटी लेवल पे जहां पे कि सबका जो आंकड़ा है 65%, मैं ऐसी यूनिवर्सिटी जानता हूं, ऐसी 3-4 यूनिवर्सिटी के नाम मैं तुरंत बता सकता हूं जहां पे महिलाएं 60 से 65% होने के बावजूद भी पुरुषों को पुरुष वहां के नामांकन में भी आगे हैं, पुरुष केंद्रीय पैनल में भी हैं, पुरुष काउंसलर्स भी हैं। तो ऐसा क्या है, ये सारी प्रोग्रेसिव यूनिवर्सिटीज हैं। तो जो महिला का जो राजनीतिक प्रवेश है, इसके कई चुनौतियां हैं। इसीलिए इन चुनौतियों को केवल राजनीतिक या चुनावी चुनौती न समझा जाए। ये एक सामाजिक चुनौती है, ये एक व्यक्तिगत चुनौती है, ये एक पारिवारिक चुनौती है। उन समस्त चुनौतियों का जब आप गठजोड़ करोगे और उसको किसी राज्य के संदर्भ में देखोगे, तब आपको समझ में आएगा कि महिलाएं कहाँ हैं और कैसे। अभी मैं आपको एक और ऐसी घटना बताऊंगा कि आप दंग रह जाओगे। भारतीय राजनीति में दो मामा हैं, वर्तमान राजनीति में दो मामा हैं। एक जिन्होंने मामा राजनीति की शुरुआत की और दूसरा जो उस राजनीति को आगे ले जा रहा है। तो पहले मामा आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, जो मध्य प्रदेश के अति लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहे 2002 से लेकर के 2023 तक, लगातार लगभग 2 दशक तक वे चुनाव जीते और मुख्यमंत्री रहे। 2005 से 2023 मेरे ख्याल से लगभग 2 दशक। और दूसरे डॉक्टर हेमंतो बिश्व शर्मा, असम के लोकप्रिय मुख्यमंत्री। और लोकप्रिय मैं कोई एडजेक्टिव या अपनी तरफ से संज्ञा नहीं दे रहा हूं, मैं इनके मैंडेट के आधार पर कह रहा हूं। जो जिस और वह बहुत इंपॉर्टेंट है, यह संदर्भ बहुत महत्वपूर्ण है समझाना आपको। ये जिस मैंडेट के साथ वापस आते थे, चौहान जी के नेतृत्व में जो मध्य प्रदेश का आखिरी चुनाव हुआ था वो सुनामी था। डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा के नेतृत्व में जो अभी चुनाव हुआ वो सुनामी है। अब आप इन सुनामियों में मामा को खोजिए, ये आखिर ये लोग मामा कैसे बने और मामा की राजनीति क्या है। भारतीय समाज और संस्कृति में मामा का बड़ा अहम किरदार है। वर्मा सर भी समझते होंगे, मामा मतलब मामा को सब कुछ करना होता है। मैं अपनी बहन और भांजियों के लिए जब वो लोग मुझे मामा कहती हैं तो उनकी एक आशा और एक उम्मीद भी रहती है। चाचा करे ना करे, मामा को तो खड़े ही होना है। मामा, और ये मामा कैसे राजनीति का हिस्सा बना, ये एक राजनीतिक कौशल का सबसे बड़ा चिन्ह है। क्योंकि इसके मूल में आंकड़े हैं, इसके मूल में भावनाएं होंगी।
लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसके मूल में संभावनाएं हैं, और संभावनाएं आंकड़ों पर आधारित होते हैं, भावनाओं पर आधारित नहीं होते हैं। राजनैतिक संभावना के मूल में आंकड़े होते हैं। भावनाओं का संभावनाओं से कभी भी कहीं भी कोई भी रिश्ता नहीं होता है। तो जैसे जैसे महिलाओं का मतदान, महिला मतदाता का अनुपात पुरुष मतदाता से आगे बढ़ा, मामावादी राजनीति आगे बढ़ी। तो गांधीवादी राजनीति रही 50 से 60 दशक में, 70 से 80 दशक में अम्मावादी राजनीति रही, इंदिरा अम्मा। 90 के दशक के बाद लोगों को ये समझ में जातिवादी राजनीति आ गई, गांधीवादी, अम्मावादी, जातिवादी, और अब मामावादी, महिलावादी राजनीति। तो आरक्षण आ जाएगा तो उसी क्रम में देखिए, नेता और मामा, मामा होते तो चतुर है ना, अंत में तो बहन को हिस्सा नहीं ही देते हैं संपत्ति का, कागज पे साइन करवा लेते हैं। तो राजनीति में भी महिलाओं का हिस्सा मामाओं ने बड़े प्रेम से ले लिया है। ये जो बेनिफिशियरी पॉलिटिक्स है, इसको हिंदी में लाभार्थी राजनीति जिसे आप समझते हो, लाभार्थी राजनीति के मूल में जाओ, महिला मतदाता से डायरेक्ट कनेक्ट, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। मैंने क्या कहा, ये महिलाएं संभावनाओं की राजनीति का केंद्र है, और महिला मतदाता से जुड़ना है तो बेनिफिशियरी पॉलिटिक्स, लाभार्थी राजनीति के ऊपर वर्चस्व और दबदबा बनाना है। और इसीलिए अपनी एक नई पहचान स्थापित करना है, अपने आप सारी मतदाताओं को बहन और भांजे और अपने आप को मामा बनाना है। तो आप ये समझो महिला मतदाता का कितना वर्चस्व है भारतीय लोकतंत्र में। पूरी राजनीति का जो इंजन है, जो ग्रोथ इंजन है पूरे पॉलिटिक्स का, वो महिला है, लेकिन ड्राइवर नहीं है। तो आप ड्राइविंग सीट पे नहीं हो, आपके लिए पीछे सीट रख दी गई है, आप पीछे बैठिए। राजनीति का एजेंडा आप नहीं तय करोगे। आपको एक पद आपको एक पद मिल जाएगा, अगर आप परिवार, जैसा मैंने कहा, अगर आप एक फॉर्मिडेबल कैंडिडेट हो तो आपकी संभावना ज्यादा रहेगी। भावना की बात नहीं करता मैं, संभावना ज्यादा रहेगी, आंकड़ों के आधार पर कह रहा हूं। अगर आप फॉर्मिडेबल कैंडिडेट नहीं हो तो अब धीरे धीरे एक सजगता आ रही है। जैसे 2-3 दल ऐसे रहे जिन्होंने महिलाओं को, बिना पृष्ठभूमि की भी महिलाओं को काफी आगे बढ़ाया, जिनमें आप कह सकते हैं एक बीजू जनता दल उड़ीसा में, दूसरा टीएमसी तृणमूल कांग्रेस। ऐसा नहीं कि इसमें फॉर्मिडेबल कैंडिडेट्स का नॉमिनेशन नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी अन्य दलों के मुकाबले ये 2 दल थोड़ा ज्यादा समावेशी रहे महिलाओं के राजनीति को लेकर के। फिर आपको समझना होगा, समावेशी कोई भी दल भावनात्मक नहीं होता है। भारतीय राजनीति में दल भावनात्मक नहीं है, संभावनात्मक है। दल कभी भी भावनाओं से नहीं गवर्न होते हैं, दल हमेशा संभावनाएं तलाशते हैं। बीजू जनता दल के संस्थापक आदरणीय नवीन पटनायक जी एक मिसाल हैं भारतीय राजनीति में, जिन्होंने दल को खड़ा किया। वो कोई, मतलब उनको कोई विरासत में वो दल नहीं मिला था, उन्होंने बीजेडी को स्थापित किया। ये बात सही है कि वो एक विरासत से आते थे, एक उनके पिताजी मुख्यमंत्री रह चुके थे उड़ीसा के, उनकी एक बड़ी विरासत थी। लेकिन उन्होंने स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच अपने पिताजी के निधन के बाद बीजू जनता दल का निर्माण किया, बीजू जनता दल का निर्माण किया। और बीजू जनता दल, उन्हें समझ में आ गया था, नीतीश कुमार जी को समझ में आ गया था कि अब राजनीति का चक्का संभावनाओं से चलेगा, और संभावनाएं जाति में नहीं महिलाओं में खोजना होगा, क्योंकि महिला एक ऐसा मतदाता है जो कि जातियों को भी
जाति के पॉलिटिक्स को भी काट देती है। आप अगर बैकवर्ड कास्ट की पॉलिटिक्स कर रहे हो तो अपर कास्ट की वुमेन जुड़ जाएगी, अगर 5 से 7%, तो आपके पॉलिटिक्स को बहुत फायदा मिलेगा। तो ये सब देखते हुए महिलाओं का जो उभार रहा भारतीय राजनीति में 90 के दशक के बाद, 2000 के दशक के बाद, इसीलिए जो भी नेता आया वो मामा की भूमिका में दिखा, वो प्रो वुमेन पॉलिटिक्स किया। लेकिन बात यही है कि हमारी आवाज तो हम खुद बनेंगे ना। हमारा जो अनुभव है वो व्यक्तिगत है। इसीलिए मैं कहता हूँ महिलाओं का संघर्ष भावनात्मक नहीं संभावनात्मक है। महिलाओं की जो राजनीति है उसके केंद्र में ये है कि जिसकी आवाज है वही उसकी आवाज उठाएगा। माई वॉइस इज माई राइट। और जो पुरुष है वो महिलाओं की आवाज को अपने नए वोकैबुलरी में अप्रोप्रिएट कर लिया है। इसीलिए ना महिलाओं को अब जगह मिलती है। आज ऐसा कोई भी दल नहीं है जिसका वुमेन विंग नहीं है। देखो, अब वो लेकिन वुमेन विंग एक अलंकार की वस्तु है, जैसे ड्राइंग रूम में शो पीस। समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, या कोई भी दल आप ले लो, उसमें आपको एक वुमेन विंग दिखेगा, है कि नहीं है? आप खुद जाके सर्च करना और आपको बड़े आसानी से वुमेन विंग में कोई भी पद मिल जाता है। लेकिन जो संघर्ष महिलाओं के जीवन में है वो संघर्ष पुरुषों के जीवन में नहीं है। कुछ लोगों के लिए बिना संघर्ष के ही महिलाओं में राजनीति के दरवाजे खुल जाते हैं, लेकिन कुछ संघर्ष करने के बावजूद भी राजनीति के शिखर तक नहीं पहुंच पाती। इसके बाद भी आप अगर राजनीति में पहुंच भी जाते हो तो भी आप देखते हो कि आपके पास पावर तो है, आपके पास अथॉरिटी तो है, लेकिन पावर नहीं है। मतलब कि आप केवल एक मुखौटा हो। इस मुखौटे के पीछे जो शक्ति है वो या तो भाई की है, या तो पति की है, या तो पुत्र की है, या कोई एक पुरुष है जो बस आप केवल, ये मुखौटा राजनीति है। मैं इसे मुखौटा राजनीति कहता हूं। मुखौटा राजनीति है कि वुमेन, महिला प्रधान है, लेकिन गांव में प्रधान पति भी है, प्रधान पिता भी है, प्रधान पुरुष भी है। यहाँ तक कि हमारे उत्तर प्रदेश में एक बार मैं जात रही, हम बनारस से आजमगढ़ देख लिए, बोलेरो छन 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 चला था, अगवा लिखल रहे प्रधानपति। गौरव का विषय है, ये गौरव का विषय है, क्योंकि वो महिला नहीं जीती है, वो एक परिवार है। उस परिवार के शक्ति के वर्चस्व की राजनीति है, ये महिला प्रतिनिधित्व की राजनीति नहीं है। महिला तो मात्र एक मुखौटा है जिसके बल पे उस परिवार ने शक्ति अर्जित कर ली। अब आप कहोगे, आप सभी को मालूम है ऐसा हो रहा है। अब इसको समझने के लिए हम एक चीज देखते हैं। आप सभी लोगों के पास स्मार्टफोन है, होगा, सबके पास स्मार्टफोन होगा। यस सर। और सभी लोग एक सीरियल देखे होंगे, पंचायत वेब सीरीज है। सर। पंचायत वेब सीरीज में देखिए, नीना गुप्ता का जो रोल है, जो मुखिया है, उसमें यही तो दिखाया है कि सारी शक्ति तो जो उनके पति हैं, राजपाल यादव की जो भूमिका निभा रहे हैं, रघुवीर यादव, सॉरी, जो रघुवीर यादव का कैरेक्टर है, जो वो उनके उनके पास, नीना गुप्ता तो केवल एक मुखौटा है।
शक्तियां तो सारे प्रधानपति के पास है। आप ये समझो कि आज के दिन में, और यह मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, आज के दिन में सांसद विधायक बनना आसान है, लेकिन गांव का मुखिया बनना सबसे मुश्किल है। क्योंकि सांसद विधायक तो लहर से बन जाओगे, लहर से ही बन रहे हैं लोग। नेतृत्ववादी राजनीति लहर से सांसद विधायक बना दे रही है। लड़ जाओ, बन जा ग्राम प्रधानी का चुनाव, जीत जा तो जान जाए। दम बल साम दाम दंड भेद मदिरा मांस, मतलब अर्थशास्त्र में तो साम दाम दंड भेद था, लेकिन कलयुग में उसमें दो चीज और जुड़ गया, साम दाम दंड भेद मदिरा और मांस। ये छह चीज लगाने के बाद केहू जीत ना पात हो ग्राम प्रधानी का चुनाव, इतना कॉम्प्लिकेटेड हो। बगलिया वाला तोहार पटीदार है तो के हरा दी हैं, पटीदार जीते दी हैं तो के चुनाव। भोजपुरी से किसी को दिक्कत तो नहीं है ना, अवधी भोजपुरी नहीं या, सर, अच्छी है। तो पटीदार सबसे पहले तोहार चुनाव हरा दी हैं। ठीक कहत नहीं सर। ग्राम प्रधानी का चुनाव जीतल बड़ा मुश्किल बा, और यही चीज पंचायत वेब सीरीज का सारांश है कि महिलाओं को कैसे एक सामाजिक संरचना से संघर्ष करना है। सबसे पहली बात महिलाओं का जो, और मैं इस चीज से अब एग्री नहीं करता कि शिक्षा कोई कारक है महिला के राजनीतिक क्षेत्र में पिछड़े होने में। बहुत ही अशिक्षित पुरुष बहुत ही आगे गए, शिक्षा कोई भी कारक नहीं है महिला के राजनीतिक रूप से पिछड़े होने के लिए। ये जो कहते हैं कि वुमेन की लिटरेसी कम है, देखिए आपको समझना होगा कि जो नारी है उसका जो पूरा पंचायत वेब सीरीज, इसीलिए अगर आप उसको कायदे से देखो तो उसमें ये देखोगे कि पूरा वेब सीरीज इसी बात पर आधारित है कि कैसे एक ग्रामीण जीवन है, वो कैसे समाज की, गांव समाज की आखिरी कड़ी है। गांव है तो समाज है, गांव है तो मूल्य है, गांव है तो जाति व्यवस्था है, गांव है तो पहचान है, गांव है तो आप और हम हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं का जो व्यवहार है वो परिवर्तित दिखेगा। वही महिला जो शहर में काम करती है, शहर में अगर वो जैसे मेरी वाइफ है, वो यूनिवर्सिटी में मेरे साथ ही पढ़ाती है, और लेकिन जब वो गांव जाएगी हमारे, तो उसका आचरण बहुत अलग हो जाएगा, हो जाता है। मेरी बहन भी है, वो भी सरकारी नौकरी में है, वो भी अपने ससुराल जाती है या मायके आती है तो आचरण अलग हो जाता। क्यों? यही है सामाजिक संरचना का प्रभाव। और ये पुरुषों के साथ तो नहीं है, पुरुष तो स्वतंत्र हैं, पुरुष अपने ससुराल में जाएंगे तो लुंगी पहन के भी रहेंगे, केहू रोके वाला बा? हम लुंगी पहिरब, रोक के दिखावा। तो एक हमार मित्र रहलन, गैलन ससुरारी तो बने लगल टिंडा और साग का तरकारी 4 दिन, रिसिया गैलन। अब अगर कोई बहू जाए रिसिया जाए तो ये संभव ना बा। तो जो ये, मैं इस बात की वकालत नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट एडवोकेटिंग एन unequal status of position. I'm just trying to show you how inequality exists in everyday life, and we are also complicit in it. We are unaware, or possibly we are aware, but we think that these inequalities are like our comfort zone, so why should we question it? तो आप देखो जो ग्रामीण जीवन है
ग्रामीण नौका, अभिषेक त्रिपाठी का जो कैरेक्टर है उसमें सचिव जी, लोकल ब्यूरोक्रेसी, लोकल पावर स्ट्रक्चर। शहर में कोई पावर स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि शहर का पावर स्ट्रक्चर आप फील नहीं करते हो। के जाना था तोहरे मोहल्ला के बाहर शहर में, केहू न जाने कितने चौबे जी दुबे जी हुआ, केहू तो के न जानी। शहरिया में, गांव में जाबा, हर आदमी जानत हो एक दूसरे के। केहू चाचा बा, केहू पटीदार बा, केहू ई टोला का बा, केहू ऊ टोला का बा, सब जानत हो। तो जो वो एक पावर स्ट्रक्चर है, लोकल पावर स्ट्रक्चर को ब्रेकअप करना, वो भी वुमेन होते हुए, जिसको कि हमेशा ये सिखाया गया कि आप स्कूल जाओगे तो भी 10-12 लोगों के कन्याओं के साथ ही जाओगे, आप अकेले ना जाओगे, ना अकेले आओगे। कॉलेज आप लोग पढ़ने जाते रहोगे उस जमाने में, तो भाई स्कूटर से एग्जाम सेंटर के बाहर, जब तक आप परीक्षा लिख के वापस नहीं आते रहोगे, तब तक भाई या पिता या ससुर या पति इंतजार करता रहा होगा, लेके आपको घर वापस आता था। मुद्दा केवल सुरक्षा का ही नहीं था, मुद्दा ये भी था कि हमारी एक सोच है कि महिलाओं को कितनी स्वतंत्रता देनी है। तो जब इतना बड़ा पावर स्ट्रक्चर है और अपने पड़ोस तक की राजनीति, तो आप सांसद विधायक का चुनाव लड़ोगे तो एक पोस्टर बनवा दोगे उत्तर प्रदेश में, माननीय मुलायम सिंह यादव, माननीय अखिलेश यादव और 2-4 नेता। यही आप पंचायती का चुनाव लड़ जाओ, ओपे अखिलेश यादव का फोटो रही, योगी आदित्यनाथ का फोटो रही, राहुल गांधी का फोटो रही, गांव का पूर्व मुखिया, गांव का मुखिया का मुखियाई, पूरा गांव, पूरा पूरा गांव ओपे रही। तो कहे से कि लहरिया में तू विधायक सांसद बन सके, लहर में तू कभो ग्राम प्रधानी का चुनाव ना जीत सके। ग्राम प्रधानी का चुनाव, जो मैंने कहा, उसकी शुरुआत पंचायत वेब सीरीज में देखिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो वुमेन, जो नारी नेतृत्व है, वो उसमें परिवर्तन नहीं आता, वो एक कड़ी में आता है। जैसे जाति की जब जातिगत राजनीति शुरुआत हुई, तो बैकवर्ड कास्ट के नेता बहुत मंत्री नहीं बनते थे, लेकिन धीरे धीरे कॉन्शियसनेस आई, लीडरशिप का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, संरचनात्मक परिवर्तन आता है नेतृत्व में। लेकिन उसके लिए कम से कम 1-2 बार महिलाओं को स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो एक सेकंड। तो जो हम ये सारी बातें करते हैं, मैं कहता हूं कि इसके लिए 5F, देर आर 5F चैलेंजेस। अंग्रेजी में F फॉर फैन, पंखा। 5F चैलेंजेस हैं। पहला, फैमिलियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा, फाइनेंस। तीसरा, फेमिलराइजेशन विद द कॉन्स्टिट्युएंसी। चौथा, फ्यूडलिज्म, जो आप लोकल पावर स्ट्रक्चर या सोशल पावर स्ट्रक्चर की बात कर रहा था। और पांचवा, फियर, पॉलिटिक्स ऑफ फियर, कैंपेन वायलेंस, इंटिमिडेशन दैट जो एग्जिस्ट करता है। तो जो सबसे बड़ी बात आपको समझना होगा, महिलाओं के साथ मैं अभी रिसर्च कर रहा हूं, आसाम के ऊपर काम किया है, अभी पूर्वोत्तर के कुछ और राज्यों के ऊपर कर रहा हूं। काफी रिसर्च पेपर मैंने देखा। जो परिवार है, परिवार महिला की जो राजनीतिक जिम्मेदारी है उसके मध्य आ जाता है। तो क्योंकि वो एक राजनीतिक परिवार से कोई आ रहा है, और सत्ता और शक्ति को हथियाने के लिए कोई फॉर्मिडेबल कैंडिडेट के रूप में आ रहा है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन स्वतंत्र रूप से अगर महिला को राजनीति में आना है, तो उसके, जो मैंने कहा, सबसे बड़ा जो निर्णय है वो व्यक्तिगत निर्णय है। परिवार या पार्टी, परिवार या राजनीति, परिवार या नेतृत्व,
कहे से कि गौना बिया हो जाए, गौना हो जाए, लड़की चल जाए ससुराल, पुरुष जाता है क्या? पेट्री जो आप कहते हो, पेट्री लोकल पेट्रीलिनियल सोसाइटी आपकी है, पितृसत्तात्मक है, और जो माइग्रेशन होता है वो वुमेन का होता है। और यहीं पे फेमिलराइजेशन विद द कॉन्स्टिट्यूएंसी एक बड़ा क्वेश्चन है कि जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो जाती है बहू बनकर, उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उसको चुनाव लड़ना, वहां वो किसे जानेंगी? तो इसीलिए परिवार के लोग जानते हैं उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, इसीलिए वुमेन की पॉलिटिक्स हमेशा फैमिली की पॉलिटिक्स बन जाती है, और वुमेन की इंडिपेंडेंट आवाज नहीं है। जैसे केहुबा बनारस में चौबेपुर लगे गांव बा, चौबेपुर गांव बा, ब्याह हो गई, चल गईलिन मेहदावल साथा बाजार बरगदवा। तो चौबेपुर से बरगदवा बा 250-300 किलोमीटर, संत कबीर नगर। के जानत रहल उनके बरगदवा में गईलिन राजनीति के शुरुआत करे के हो तो परिवार के आधार पे हुई ना। तो इसीलिए महिला की जो सबसे बड़ी चुनौती है वो पारिवारिक है, फैमिली है। दूसरा, फाइनेंस। तो अब तो महिलाएं प्रोजेक्ट हैं। अब महिलाएं, पहले माँ बाप का पराया धन था, आजकल तो माँ बाप के लिए, मतलब मेरे पिताजी तो मेरी बहन को ही ज्यादा प्यार करते हैं ऐसा लगता है। हम तो रिसिया जाते हैं कभी कभी। हमेशा हम जब भी बनारस जाएंगे तो हम जबरदस्ती उनसे 500-1000 रुपए लेते हैं डेली, इसीलिए कि दा हमके कुछ खाए के बाद। तो अब बहन का ज्यादा भौकाल है घर पे। तो अब बहनें प्रोजेक्ट हैं, और बहन केयरिंग भी है। बहन मम्मी के लिए एकदम बढ़िया चप्पल भेजेगी, पापा के लिए शॉर्ट्स भेजेगी, और हम अपने दुनिया में रहने वाले मास्टर जी हमें क्या। तो बहन तो जो अब ये फाइनेंस से जुड़ी हुई बात है, क्योंकि अब जो परिवार में है महिला एक प्रोजेक्ट है। पिता जब उसे पहले दिन ले जाता है स्कूल कॉलेज में, एजुकेशन लोन लेता है, तो वो सिखाए लेन, देखा तोहार भाई तब बिगड़ गए, नेतागिरी करत हो, नेतागिरी में कुछ बा ना, एजुकेशन लोन ले बाड़ी, पढ़ लिख के कुछ बन जा। तो महिलाओं का जो सोशलाइजेशन है, महिलाओं का जो फाइनेंस है, महिला 10 बार मेरे यूनिवर्सिटी में, मैं हमेशा स्टूडेंट से यही पूछता हूँ, मतलब हमेशा लड़कियां ही टॉप करती हैं। तो हम कहते हैं, क्लास में पूछते हैं कि काहे, कहते हैं सर घर में मम्मी पापा के हम लोग प्रोजेक्ट हैं। तब महिलाएं बर्डन नहीं है, कि पराया धन नहीं है, और जब धन अपना ही है तो धन की सुरक्षा भी करना है, यह देखना है कि धन व्यर्थ न जाए। तो इसीलिए पुरुषों से ज्यादा आजकल के पिता अपनी बेटी, मेरा ये अपना मानना है, मैं जितने अंकल जी लोगों को देखता हूं सब अपने बेटियों से ज्यादा अटैच्ड हैं। माँ छोटे बेटे से अटैच होती है, तो मेरी माँ मुझसे बहुत अटैच है, घर का मैं छोटा हूं, तो वो कुछ अलग है। लेकिन जो पिता है वो सब अपने बेटी से ही अटैच है। हमें बड़ा मतलब टाइम लगा ये सब समझने में कि बाप बेटी से अटैच होता है, तो ये समझना होगा ये सामाजिक परिवर्तन है। पहले तो बाप अपने बच्चों को, मेरे मम्मी पापा नाना नानी को मेरी मम्मी काका काकी कहती थी, संयुक्त परिवार था। धीरे धीरे परिवार बदला, मौसा मौसी मामा मामी का रोल बढ़ गया, चाचा चाची का रोल परिवारों में घट गया। धीरे धीरे मामा मामी भी गायब हो गए, सिंगल चाइल्ड होने लगे। तो अब वर्चुअल वर्ल्ड इंपॉर्टेंट हो गया है। तो पॉलिटिक्स उसी के साथ चेंज हो रही है। पॉलिटिक्स इज अ रिस्पॉन्स टू सोशल चेंज। पॉलिटिक्स इज नॉट
समथिंग हैपनिंग इन वैक्यूम। तो पहला चैलेंज फैमिली, दूसरा चैलेंज फाइनेंस, तीसरा चैलेंज फेमिलराइजेशन विद द कॉन्स्टिट्यूएंसी जिसकी मैंने बात की, चौथा फ्यूडलिज्म जो मैंने कहा कि लोकल पावर स्ट्रक्चर और सोशल पावर स्ट्रक्चर, पांचवा फियर। आप ये बता दो कोई अभी, आप एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स का डेटा उठाओ और खोलो, नेताओं के ऊपर कितने एफआईआर हैं। तो महिला राजनीति में जाएगी उसके ऊपर एफआईआर होगा। पब्लिक स्फीयर इज स्टिल, जो जो लोक परिदृश्य है ये अभी भी पितृसत्तात्मक है। मैं आपको एक बड़ा सिंपल उदाहरण देता हूं। आप पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस में चले जाओ और उसकी संरचना देख लो, महिलाओं की फैसिलिटीज की चीजें भी नहीं होंगी। पॉलिटिकल पार्टीज की पूरी रचना ही एकदम पेट्रियार्कल वे में है। उसमें कहीं भी आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि बहुत अधिक उसको इंक्लूसिव बनाया गया। अब नया नया ये हो रहा है। अब सबको मालूम है कि आरक्षण तो भाई आना ही आना है, चाहे डीलिमिटेशन भी आने की संभावना है। आरक्षण तो मतलब लगभग तय है, डिपेंड करेगा कि किस लोकसभा चुनाव से उसकी साइकिल शुरू हो। तो अब उसी तरह से पॉलिटिकल पार्टीज भी कैंपेन। अब देखा सबसे बड़ा चुनौती का बा कि केहू केहू के मार के कपार फोड़ देलस तोरे घर अइलस की बचावा हमके थाना चला। तो ये सारा जो वायलेंस है जो कि सोशल स्ट्रक्चर में क्रिएटेड है, तो हर बाहुबली नेता है क्योंकि थाने में हर बाहुबली का पकड़ होता है। वो नेता इसलिए नहीं है कि वो अच्छा बोल लेता है, अच्छे परिवार से होकर दबदबा बा तो वो नेता बा, तोहार काम पड़ी तो खड़ा हो जाई, थाने में जाई, लड़ी दरोगा सिपाही से। तो जो फियर फैक्टर है, फियर फैक्टर एक बहुत बड़ा फैक्टर है महिलाओं के राजनीति में मतलब आने का। और कैंपेन आप देख लो पूरा वायलेंट होता है, कैंपेन में रात रात भर रहना। तो और ये कोई भी अलग अलग फैक्टर नहीं है, हर कोई फैक्टर जाके एक ही चीज से जुड़ता है, परिवार, परिवार जाके जुड़ता है समाज, और समाज तय करता है राजनीति, और राजनीति कैसी है ये तय करेगा कि कौन सा दल सत्ता में आएगा। तो इतना संघर्ष है महिलाओं के राजनीति में आने का। इसीलिए जब ये 5 चुनौतियों को देखते हैं तो महिलाओं को लगता है अगर चुनौती कम करना है तो व्हाट इज द शॉर्टकट। शॉर्टकट इज कि पहला, कि भैया गलती से भी इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स नहीं करना है, कोई दल पकड़ना है, संगठन में घुसना है, क्योंकि आखिर दलगत राजनीति है, संसदीय कार्य प्रणाली है, वही जीतेगा जो जिसको दल का समर्थन होगा। तो दल में स्थान बनाना है, और दल में स्थान बनाना है तो सबसे बड़ी चुनौती ये है कि दल में कैसे स्थान बनाए। आप दल को क्या दे सकते हो, क्योंकि पूरी जो पॉलिटिक्स है ये तो ट्रांजैक्शनल हो गई है। तो दल के लिए एक कार्यकर्ता बने रहना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। जैसा कि जब यह कार्यक्रम शुरू हुआ तो एक बहन जी ने दिखाया कि उनको शादी के निमंत्रण आए हैं। तो हमारे कई मित्र राजनीति वगैरह में हैं, कई जानने वाले राजनीति वगैरह में हैं, कई ठीक ठाक जगहों पे हैं। तो देखता हूँ कि मैं मित्र के वहां गया, अच्छी खासी दुकान है, अच्छी खासी राजनीति है। तो देखा कि 3 तरह के बैग पड़े हुए हैं, और उसने सब में हाथ डाल के, लिफाफे बने हुए थे, पैसे पड़े हुए थे, सब में हाथ डाल के तीनों बैग में से 3 तरह के लिफाफे निकाले। कोई 1,000 वाले, कोई 1,500 वाले, कोई 2,100 वाले। अब आज की डेट में तो 51 रुपए लेके शादी में नहीं जा सकते हैं, तो आप ये सोचो कितना महंगा है।
और आपको अगर अपने क्षेत्र में चुनाव लड़ना है तो या तो दल का, जो मैंने कहा कि वेव इतनी स्ट्रांग हो कि कोई भी खड़ा हो जाए वो चुनाव जीत जाए। जैसे मेरठ में इस बार अरुण गोविल जी जीत गए, जिसकी संभावना कम थी, वर्मा सर बताएंगे, लेकिन बड़ा चुनौतीपूर्ण रहा उनका चुनाव, क्योंकि इस बार उत्तर प्रदेश में कोई भाजपा की लहर नहीं थी। लेकिन जिन राज्यों में लहर थी उन राज्यों में कोई भी खड़ा हुआ और वो जीता। तो समझना होगा कि जब जो महिला के समक्ष जो चुनौती है वो 5F के अलावा जो कार्यकर्ता बनने की जो चुनौती है वो अपने आप में बहुत मुश्किल है। राजनीति में जैसा मैंने कहा कि साम दाम दंड भेद, मांस और मदिरा, ये ओपननेस, ये सारी चीजें भी, पब्लिक स्फीयर, पब्लिक डिस्कोर्स, ये सारी चीजें भी अपने आप में बहुत चुनौतीपूर्ण है। जो पूरा राजनीतिक संस्कृति है उसमें किस तरह से पुरुषों ने आपसी सामंजस्य बना करके दलों पर अपना कब्जा बना के रखा है। महिलाओं का दलों में निर्णायक पोजीशन में नहीं होना। महिलाएं हैं, संख्यात्मक रूप से अगर आप देखोगे तो हर दल में महिला है, लेकिन केवल संख्या क्या राजनीति निर्धारित करती है? नहीं। राजनीतिक राजनीति निर्धारित करता है नामांकन की प्रक्रिया। नामांकन की प्रक्रिया निर्धारित होती है कि महिलाएं कितने संभावना जो वाले क्षेत्र में है। महिलाओं को तो संभावनाओं वाले क्षेत्र में रखा नहीं जाता है, महिलाओं को तो भावना वाले क्षेत्र में रखा जाता है। इसीलिए इसीलिए मामा वाली राजनीति, बेनिफिशियरी वाली राजनीति। तो ये कुछ चुनौतियां हैं। 1 घंटे का समय दिया गया। अब इस पे मैंने अपने जो विवेक से मेरा जो अनुभव है उसके आधार पर आपके सामने यह प्रस्तुत करने की कोशिश की। बाकी अगर आपके कोई प्रश्न है तो मैं प्रयास करूंगा कि उनका उत्तर दूं। मोमिन जी। एक्सलेंट विकास जी। और आपने बड़े मनोरंजक ढंग से चीजों को व्यक्त किया। हाँ, धर्मेंद्र जी आ गए। बहुत बहुत धन्यवाद विकास भैया। बहुत ही शानदार और बहुत ही देशज। हम लोगों ने बार बार कहा है कि जब भी कभी आपको राजनीति के क्षेत्र में उतरना है तो आपको लोकल लैंग्वेज को समझना ही होगा, और लोकल लैंग्वेज में लोगों से बात करना होगा, कनेक्ट कम से कम स्थापित करना होगा। अब बाकी आप 20 लेक्चर भूल सकती हैं, लेकिन ये एक लेक्चर जरूर याद रहेगा, इसलिए कि इसमें कुछ अपने जैसा बोला गया। बहुत ही सदा हुआ और हर चीज पर बहुत सुलझा हुआ, जो वाकई में होता है। ये सच है कि आज के डेट में सांसद बन जाना, विधायक बन जाना बहुत आसान है। अगर किसी पार्टी से टिकट मिल गया तो ऐसे लोग जिन लोगों का कभी किसी ने शक्ल न देखा हो वो अभी विधायक और सांसद बन जा रहे हैं, और बन ही नहीं जा रहे हैं, बड़े ताव से भी कहते भी हैं कि हमसे काम के लिए मत कहिए, हम काम कर लिए नहीं आए हैं। आपने हमको थोड़ी वोट दिया था, वोट तो मोदी जी को दिया था। हम लोग के बगल में एक सांसद जी हुआ करते थे, हरिनारायण राजभर भैया, याद है आपको? मऊ से कोसी से सांसद बने, और जब कुछ लोग गए उनसे मिलने तो उन्होंने यही कहा कि हमको सांसद बनाए थे क्या? हम अगर अपने लड़ते तो हमको कितना वोट देते आप? तो वोट तो मोदी जी को दिए हैं, तो हमारे करने से काम होगा। लेकिन हाँ, दुनिया की वो कोई गणित, कोई व्यवस्था पंचायत में काम नहीं करती है, उस गांव में काम नहीं करती है जिस गांव में हर दूसरे को हर आदमी जान रहा है। कौन किसका प्रतिद्वंदी है, कौन किसके साथ है, कौन किसके साथ राजनीति कर रहा है, कौन किसके साथ साथ चल रहा है, कौन गाड़ी पर दूसरे के चल रहा है और वोट दूसरे को करेगा। ये बहुत मुश्किल होता है गांव की राजनीति को समझना।
और आपकी जो फाइंडिंग रही कि अगर राजनीति में सरवाइव करना चाहते हैं तो किसी न किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को पकड़ लीजिए, बहुत अच्छा लगा। हम हम लोगों को तो अच्छा लगता ही है, इसलिए कि हम लोगों को तो हर चीज अच्छी लगती है। हम पार्टिसिपेंट से जानना चाहते हैं कि आपको कैसा लगा, इसलिए कि आप वाकई इस फील्ड में उतर के और अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हो। आप चाहते हो कि हमको राजनीति करनी है, राजनीति में आप जो समस्याएं आ रही हैं उनको कहीं ना कहीं देख भी रहे हो। तो आज के लेक्चर को रिलेट करते हुए आप बताइए कि आपको कहाँ समस्या आती है और क्या और जानना चाहती है विकास जी से। अपने सवाल रखिए। सर, मैं कुछ जी कहना मैम। चाहती हूँ सर। जी जी जी, सर। बिल्कुल बिल्कुल। सर विकास सर, थैंक यू, बहुत अच्छा लेक्चर था आपका। और एक्चुअल में जो होता है हमारी राजनीति में, आपने बिल्कुल वही कहा कि महिलाओं को मुखौटा तो बना दिया जाता है, लेकिन पावर एक तरह से नहीं दी जाती। शायद वो हमारा जो अभी तक पावर स्ट्रक्चर है या जो हमारी सोसाइटी है, वो शायद ऐसी है। सर, मैं एक बात, तो आपका इतना लंबा अनुभव है, मैं ये पूछना चाहती हूँ सर कि भी जो सोनिया गांधी, ममता बनर्जी या मायावती इतने लंबे समय तक राजनीति में टिके रहे, उसके पीछे क्या कारण नजर आता है? उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि ये उनके दल रहे। उन्होंने महिलाओं की, अगर आप देख लो कि चाहे मायावती की पार्टी हो, उसका आधार और विचार क्या था? दलित समाज और विचार, उनकी अपनी वैचारिकी थी। सर, बहुजन राजनीति उन्होंने किया। आप सोनिया गांधी जी जो नेता रही कांग्रेस पार्टी की, अगर आप उसकी बात कर लो, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो विचारधारा थी वो उसकी थी। और जैसे ममता बनर्जी की जो पार्टी रही, वो भी एक, मतलब एक उनकी आइडियोलॉजी थी। तो ऐसा है कि महिलाओं का नेतृत्व था, महिला नेता थी, लेकिन महिलाएं कितनी सांसद विधायक थी, महिलाओं को लेकर के कितना समावेशी थी दल, यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। अगर ऐसा होता, हाँ ये बात सही है कि टीएमसी एक ऐसी पार्टी रही जिसमें महिला सांसदों को खासतौर से 2019 के चुनाव से, 2019 और 2024 के चुनाव में ज्यादा महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिला। लेकिन इस तरह से तो बीजेडी भी है, जो कि नवीन पटनायक पुरुष थे, जिन्होंने महिलाओं को ज्यादा टिकट दिया। तो केवल महिला नेतृत्व हो जाने से अगर महिलाओं के प्रतिनिधित्व के प्रश्न का समाधान हो जाता, ऐसा दिखता नहीं है। क्योंकि इन सारे दलों में जो समस्या थी, इन सारे दलों में जो महिला प्रतिनिधित्व को लेकर के जो समस्या थी, वो समान थी। इन सारे दल के अपने वैचारिकी थे, इन सारे दलों के अपने नेता थे, इन सारे दलों के अपने नेतृत्व शैली थी। नहीं सर, सर मेरा एक्चुअली जी प्रश्न ये है कि जब अभी भी हमारे यहाँ पावर स्ट्रक्चर जो पितृसत्तात्मक समाज के आधार पर है, तो हम, आपने पूरे लेक्चर में ये कहा कि महिलाएं राजनीति में तभी प्रवेश कर सकती हैं जब परिवार का सपोर्ट हो, है ना, और तभी सस्टेन भी कर सकती हैं, उसके अलावा नहीं कर सकती है, तो हम भी जानते हैं। तो सर, इनके पीछे क्या बैकग्राउंड थी कि ये इतने लंबे समय तक सस्टेन कैसे किया इन्होंने? मतलब ठीक है, एक वो तो विचारधारा थी, ये, वो सोच थी, मतलब लेकिन अब वो अन्य जो, कांग्रेस, आप कांग्रेस का तो बताने की आवश्यकता नहीं है, कांग्रेस तो परिवार से ही थी ना। सोनिया गांधी जी तो परिवार से ही थी। ठीक है, ममता बनर्जी की खुद की पार्टी थी, टीएमसी, इसीलिए तो फाइट कर रही है ना। पार्टी ही उनकी थी, पार्टी ही उन्होंने 80 मिड 80s में उन्होंने संघर्ष किया, और जाकर के 2005 में उन्होंने पार्टी बनाई, कांग्रेस से वो राजनीति करते आई, फिर वो कांग्रेस से अलग हुई, अपनी पार्टी बनाई और उस पार्टी को शिखर तक ले गई। मायावती जी तो की जो इसका पार्टी मतलब ये की महिलाएं, स्थापना, ये जो महिलाएं थी, ये एक्स्ट्रा स्ट्रांग थी, मतलब एक्स्ट्रा, मतलब कुछ हाँ अलग ऑफ कोर्स हटके ही थी? एक्सेप्शन, बिल्कुल एक्सेप्शन थी ये एक्सेप्शन, सारी, हाँ। जो भी महिला अपने नेतृत्व, अपने दम पर इन्होंने, मतलब जो भी सोनिया गांधी का या मायावती का या ममता बनर्जी का, ये जो या जयललिता का, या आप मतलब वसुंधरा राजे सिंधिया का,
वसुंधरा राजे सिंधिया का तो खैर पूरी पार्टी नहीं थी, लेकिन वो नेता जो कि जिनका कि अपना दल था, वो महिला नेतृत्व जिनका कि अपना दल था, अगर आप ये देखा जाए तो ऑफ कोर्स, लेकिन इन्होंने कोई महिलावादी राजनीति के दम पर राजनीति नहीं की थी। उन्होंने उन्हीं सामाजिक मुद्दों की राजनीति की थी जिन सामाजिक मुद्दों की राजनीति बाकी दल किया करते थे, लेकिन इन्होंने अपना नेतृत्व स्थापित किया। कुछ को परिवार से समर्थन था, जैसे अगर आप देख लो कांग्रेस पार्टी की जो राजनीति रही, वो परिवार एक फैक्टर रहा कि जिसकी वजह से सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी के शिखर तक पहुंची। लेकिन उनका ये काबिलियत था कि उन्होंने इतने सारे प्रधानमंत्री को देखे, अटल बिहारी वाजपेयी, पीवी नरसिंह राव, चंद्रशेखर, इन सब के समक्ष वो बैठती थी। उसके बाद उन्होंने नरेंद्र मोदी को देखा जो कि वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो इनकी अपनी चुनौतियां थी, लेकिन मतलब बाकी पार्टियों में देखिए दो तरह की पार्टियां, एक वो पार्टी है जिसमें महिला खुद नेता है, दूसरी पार्टी है कि महिलाओं हैं, नेता भी हैं, लेकिन दल का नेतृत्व पुरुषों के हाथ में है। लेकिन ये तो बात आपकी एकदम सही है कि ये महिलाओं में अपना एक लीडरशिप एबिलिटी थी, लीडरशिप क्वालिटी थी, जिसकी तमाम सामाजिक संरचनाओं के बावजूद भी मायावती जी मुख्यमंत्री रहीं, 5 साल मुख्यमंत्री रहीं, जयललिता 2 बार मुख्यमंत्री रहीं, 3 बार मुख्यमंत्री रहीं, सोनिया गांधी 2 सक्सेसिव गवर्नमेंट में यूपीए की चेयरपर्सन रहीं, ममता बनर्जी 3 बार लगातार मुख्यमंत्री रहीं, खुद का दल का निर्माण करना। लेकिन ऐसा नहीं है कि महिलाओं को लेकर के बहुत समावेशी रही। जिस तरह से यूपीए ने वुमेन रिजर्वेशन बिल सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में लाया था, वैसे ही नरेंद्र मोदी जी ने फिर एनडीए के नेतृत्व में वुमेन रिजर्वेशन बिल लाया। तो सबकी जो मुद्दे रहे वो नारी के मुद्दे नहीं रहे, वो सामाजिक मुद्दे रहे, जिसमें नारी का मुद्दा भी एक अंश रहा। बहुत अच्छा प्रश्न था आपका। क्या नाम है मैडम? सर डॉक्टर कामना जैन। तो आप भी पॉलिटिक्स में हैं? नहीं सर, पॉलिटिकल पॉलिटिकल साइंस में। साइंस पढ़ाती हूँ। कहाँ पे मैडम? सर ये उत्तराखंड में रुड़की है, उसमें गर्ल्स कॉलेज है, एसएसडीपीसी गर्ल्स कॉलेज। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू तो सर। सर विकास भैया, ऐसा कहा एक जाता एक मिनट, है एक मिनट, एक मिनट, विनीता, एक मिनट। हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोग के बीच में प्रोफेसर डीएन सनसनवाल सर की उपस्थिति हो पाई है, वेटरन यूथ जिनको कहा जाता है। आ, सब लोग प्रणाम करते हैं, हम सारे प्रतिभागियों की तरफ से सर का प्रणाम करते हैं। सर सर वेलकम, सर देवी वेलकम। अहिल्या सर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर में लंबे समय तक एजुकेशन के एचओडी रहे, डीन रहे, और आज भी समाज विज्ञान शोध जो है उसके पर्याय माने जाते हैं। एक तरफ सर को खड़ा कर लीजिए तो वहां से मानक शुरू होते हैं। ऐसी विभूति का इस प्रोग्राम में हम लोगों के बीच में उपस्थित हो पाना, मैं प्रणाम करता हूँ और स्वागत करता हूँ सर। सर 2 मिनट और जरा क्वेश्चन सेशन है, इसके बाद से फिर हम लोग आपको सुनेंगे। विनीता, आप अपना सवाल पूछ सकती है। थैंक यू सर। सर मेरा प्रश्न इसी जो ये चर्चा चल रही थी उसी बीच से है कि अगर आप कह रहे हैं कि सोनिया गांधी या मायावती या जयललिता राजनीति में आई लेकिन उन्होंने महिलावादी राजनीति नहीं की, तो सर क्या अगर वो महिलावादी राजनीति करती तो क्या स्थितियां और अच्छी होती हमारे लिए, या ये क्यों जरूरी है कि एक महिला प्रतिनिधि अगर जाती है तो वो महिला राजनीति वो करे क्यों? मतलब ये तो दोनों का ही उद्देश्य होना चाहिए ना कि महिलाओं को आगे लाए, उनसे ही क्यों अपेक्षा की जा रही है? नहीं नहीं, ये तो सभी दलों का, मैं वही कह रहा हूँ ना कि समस्त दल समान समान रूप से व्यवहार करते हैं महिला मतदाताओं को लेकर के। महिला नेतृत्व हो जाने से महिला के प्रति जो रुख है उसमें कोई परिवर्तन नहीं दिखता। वो कुछ ऐसे राजनीतिक मोमेंट होते हैं जिसमें पार्टी ज्यादा या कम टिकट डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, लेकिन उनका जो मूल रूप से जो आचरण है, महिला प्रतिनिधित्व को लेकर के जो जो प्रश्न उठते हैं, उनको जो उसको लेकर के आचरण है वो समान है। अगर आप देख लोगे, चाहे
मायावती जी की जो पूरी राजनीति रही, 5 साल वो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही, वो उनका जो उत्थान रहा और जो उनके दल का पतन रहा, वो इसी बात पर निर्भर किया कि दलित मतदाता का मत व्यवहार किधर रहा। वो कभी इस बात पर निर्भर नहीं किया कि महिला का मत व्यवहार किधर जाएगा। लेकिन वही चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब मोदी की राजनीति आई, जब 2000 के बाद से 2005-10 के बाद से बहुत सारे दल ऐसे थे जो भावनाओं की नहीं संभावनाओं की राजनीति करने लगे और उनको संभावनाएं महिला मतदाताओं में दिखने लगी, इसीलिए वो बेनिफिशियरी पॉलिटिक्स करते हैं। बेनिफिशियरी पॉलिटिक्स में सीधे सीधे मनी किसके घर जाता है? हाउस होल्ड में वुमेन के खाते में जाता है। जितनी भी बेनिफिशियरी पॉलिसीज है वो महिला केंद्रित है और ये महिला मतदाता का जो पूरा स्विंग होता है, ये पूरे चुनाव की राजनीति परिवर्तन कर देता है। इसीलिए ये एक तरह से महिलाओं को की निर्भरता राजनीतिक दलों पर बढ़ा रहा है। ऐसा नहीं कि ये प्रगतिशील है बहुत। लाभार्थी राजनीति महिलाओं को स्वतंत्र नहीं बना रहा है, निर्भर बना रहा है। किस पर निर्भर बना रहा है? दलों पर। दल किस पर निर्भर कर रहे हैं? नेता पर। तो लाभार्थी राजनीति का मूल क्या है? नेता। और नेता का मूल क्या है? उस दल का विचारधारा। तो जो मोदी जी का दल है, जो उसकी विचारधारा है, उस आप भले बेनिफिशियरी देख के दे रहे हो, लेकिन आप इवेंचुअली वोट तो अगर बीजेपी को दे रहे हो या कांग्रेस को दे रहे हो या आम आदमी पार्टी को दे रहे हो 200 यूनिट बिजली देख करके, तो आप वोट तो इवेंचुअली तो आप एंडोर्स उस पार्टी के विचारधारा को ही कर रहे हो। धन्यवाद थैंक यू सर। कितनी जी। सर 2 मिनट मैं भी लूंगी। विकास जी प्रणाम, मेरा नाम डॉक्टर पूजा है भोजपुरी में जी। आज आज सवेरे से मन परेशान बा। एगो न्यूज आइल बा अखिलेश यादव जी की बिटिया के लेके। तो आप शुरू में ये कहानी है कि हमने के मतलब महिलाओं खातिर हंसिया पर चलल के बराबर बा। जितना हमारा अनुभव बा बिल्कुल ठीक, लेकिन सामाजिक जीवन में रहल बनी ओकर पॉलिटिकल तो ना कहल जाई, पार्शली कहल भी जा सकता, लेकिन बहुत सुखद अनुभव रहल बा पिछला 5 साल के। अब आज के पहले स्मृति ईरानी जी के, कंगना रनौत जी के, अभी अपनी बिटिया बिहार के मैथिली ठाकुर जी के, सबके पता चलल अननेसेसरी के वायरल वीडियो बना बना के और का भइल। आज अखिलेश यादव जी के बिटिया के लेके बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर अनर्गल बात, वीडियो क्लिपिंग, शब्द सब कुछ चलता। तब एकरा के रोके के तो हमने के लगे नहीं खे, लेकिन डील कैसे कई जा सकेला बेहतर वे में अपना खातिर, और जन आप कहली है कि परिवार खातिर। अपना खातिर तो फिर भी आदमी झेल ली कि चलो हम राजनीति करत नहीं तो कुल झेले के बा, अगर आई फ्रंट पर आदमी आई तो। लेकिन हमरा लगा था कि अगर हम इमेजिन करी कि हमरा घर में आई तो पता ना का होई, नहीं के पता, तो ओकरा के कैसे डील कइल जाई। प्रणाम मैडम, बहुत सही प्रश्न पूछा है और वही मैं कह रहा हूं ना कि जो ये पॉलिटिक्स ऑफ फियर का हिस्सा है। जो मैंने कहा ना 5 चुनौतियां हैं, फाइनेंशियल, फैमिलियल रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि महिला जो है वो परिवार से आती है। यहीं पे पॉलिटिक्स ऑफ फियर है। महिला को इतना डरा दो या तो फियर को नॉर्मलाइज कर लो। देखो, जब तक ये बात नहीं समझोगे कि महिला को अगर दबाना है राजनीति में, तो उसके आचरण पर प्रश्न चिन्ह लगा दो। अगर किसी महिला को पीछे करना है तो आप उसके आचरण पर कर दो। दलगत राजनीति में महिलाएं क्यों नहीं जाती हैं? मैं जिस ओर इंगित कर रहा था, शायद दीदी आप उस चीज को समझ गई होंगी बहन जी, कि ये सारी चीजें महिलाओं के आचरण के ऊपर चली जाती है। और हमारे समाज में अगर किसी को बदनाम करना है तो उसका नाम खराब कर दो। और आज के जमाने में एआई जहां इतना इम्पोर्टेंट टूल ऑफ प्रोपोगेंडा बन गया है, केहू का तू एक फोर्जरी करके इमेज बना दा, व्हाट्सएप चले लागी, ट्विटर हिले लागी, तो केहू का आचरण 1 मिनट में अगर इंसान चाहे तो खत्म कर दे। तो पॉलिटिक्स ऑफ फियर सबसे बड़ा फियर है। पॉलिटिक्स ऑफ फियर जो भय की राजनीति है। अगर मैं गई
भय के कई रूप हैं। मैं गई तो मेरे परिवार का क्या होगा, क्योंकि देखिए हर एक महिला जब राजनीति में जाती है तो एक विशेष आभा मंडल के साथ जाती है, क्योंकि उसको संस्कृति का, समाज का द्योतक समझा जाता है। तो जब मायावती जी गई तो वो एक अलग तरीके से गई, कटे हुए बाल लेकर के। वो एक प्रोग्रेसिव, एक तरह से एक स्वतंत्र महिला की भी पिक्चर थी। लेकिन कुछ, अगर जैसे मैं कहा ना कि जो पॉलिटिक्स ऑफ फियर है, आप अगर एक पार्टी में जा रहे हो और पार्टी की अपनी एक विचारधारा, मान लो बहुत सांस्कृतिक राजनीतिक हो, उसमें आप सुषमा स्वराज का पिक्चर देखो, सोनिया गांधी का पिक्चर देखो, जयललिता का पिक्चर देखो, मायावती जी का पिक्चर देखो, और भी कई पॉलिटिशियन, ये लोग दे वर वेरी क्लियर कि कैसे अपने आप को प्रस्तुत करना है, क्योंकि हमारी प्रस्तुति ही हमारा नरेटिव है। हमारा विचार तो व्यक्तिगत है ना, विचार तो दल का है, और हमारी जो प्रस्तुति है वही हमारा नरेटिव है। तो जो वुमेन को, कम से कम समाज को, केवल वुमेन को नहीं, पॉलिटिक्स ऑफ फियर, पॉलिटिक्स ऑफ इंटिमिडेशन, पॉलिटिक्स ऑफ वायलेंस। देखिए पुरुषों का ग्राम प्रधानी का चुनाव होत रहल देवरिया में, हम जाने ली, वहां मदिरा बटत रहल। मतलब कोई एक, मान लीजिए कोई एक जिला था, देवरिया की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑनलाइन नहीं, सब मतलब एक जिले में कहीं भारत में ग्राम प्रधानी का चुनाव हो रहा था, वहां पे मदिरा बट रहा था। मान लीजिए कोई अगर महिला वहां पे मदिरा के सेवन पान में, अगर किसी महिला का वीडियो वायरल हो जाता, तो आप समझ लीजिए कि उस महिला का ऊपर क्या क्या ताने कसे जाते और कैसे होता। तो यही है पॉलिटिक्स ऑफ फियर, जो कि दूसरों के लिए नॉर्मल है। ऐसा नहीं है कि चुनाव में शराब बटना कोई एब नॉर्मल चीज है। क्या ये एब नॉर्मल है? नहीं बटता है चुनाव में शराब, पैसा नहीं बटता है, भयंकर बढ़ता है। ऑन कैमरा लोग देते हैं, ऑन कैमरा लोग पूछते हैं, ऐसे इशारा करते हैं ना। इसका इशारा क्या मतलब, मैं कोई मेम देख रहा था, उसमें कोई नेताजी थे, वो ऐसे पूछे कि मतलब खंबा मिलल हो कि नहीं। जी जी। तो समझा जाए, अभी कोई महिला ऐसे कर दे कि शराब मिली है कि नहीं, तो ये मतलब ये एक महिला के समक्ष चुनौती भी है कि कैसे नए रोल में अपने आप को ढाले, अपना ऐसा क्या प्रस्तुति करे, और कैसे इस फियर को नॉर्मलाइज किया जाए कैंपेन के समय, वायलेंस के समय, और कैसे सामाजिक परिवर्तन के साथ अपने नेतृत्व के विचार में भी परिवर्तन लाए। क्योंकि एआई के जमाने में तो कोई भी किसी का वीडियो चला सकता है भाई, एक टर्म है उसके लिए, मुझे याद नहीं आ रहा। थैंक यू सर। सर चलिए, पर वंशिका। इस कोर्स को चलाने का उद्देश्य तो सर ने हमें यही बताया है कि महिलाएं राजनीति में आए और राजनीति में जो ये गंदगी है, इस गंदगी को साफ करें। तो सर यदि यही सब चलता रहेगा, महिलाएं इस तरह का काम नहीं करती, तो फिर कैसे शुद्ध कैसे होगी पॉलिटिक्स? ये गंदगी कैसे निकलेगी पॉलिटिक्स से? नहीं देखिए, एक चीज तो है कि परिवार, जो जो राजनीतिक परिवर्तन का जो सूत्रपात जहां से होगा वो परिवार होगा। सोसाइटी जो ज्यादा डेमो, मैं वही एग्जांपल दे रहा था कि अब पिता लोग अपने डॉटर्स से इतना अटैच रहते हैं, उसका कारण क्या है? ये एक परिवारों के अंदर जो परिवर्तन आया, वही सामाजिक परिवर्तन का मूल आधार बना। परिवार डेमोक्रेटिक हो रहे हैं तो सोसाइटी डेमोक्रेटिक हो रही है। सोसाइटी का डेमोक्रेटाइजेशन होगा तो वो पॉलिटिकल स्फीयर में दिखेगा। एक आयाम तो ये है। दूसरा, एक कानूनी पक्ष है कि जो मिस इन्फॉर्मेशन है, जो डिसइंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन है, इसके प्रति ज्यादा सजगता रहे, इसके प्रति ज्यादा कानून रहे। तीसरा, लेकिन मैं ये कहता हूं कि एक प्रश्न ये भी हो सकता है कि अगर आपका प्रश्न ये है कि पुरुष अगर आपका प्रश्न ये है कि पुरुष बांटे तो शराब और महिला न बांटे, तो क्या ये भी तो एक तरह की एक असमानता है? तो मेरे ख्याल से धीरे धीरे ही सही, लेकिन अब मतलब ऐसे कृत्य होते थे जिनको सामाजिक रूप से
अस्वीकृति थी, लेकिन पर्दे के पीछे होते थे। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स या इस तरह के हरकतें जिससे मतदाता व्यवहार में थोड़ा परिवर्तन आता था या नहीं आता था, लेकिन अपने संतोष के लिए कि चलो मदरा बांट दो, पैसा बांट दो, भले उससे चुनाव परिवर्तित हो चाहे ना हो। लेकिन यही सारे सबसे बड़े चुनौती हैं। मैंने कहा कि एक इसके दो ही केंद्र रहेंगे, सरकार और परिवार। सरकार कैसे कानून लाती है और परिवार कैसे लोकतांत्रिकरण होता है। क्योंकि पहले तो महिलाएं वर्क प्लेस पे, आज आप जहां कॉलेज में काम करते हो, आज से 20 साल पहले जो महिलाएं काम करती थी शायद वो इतनी ओपन नहीं थी, लेकिन आज महिलाएं ज्यादा ओपन है। उसका कारण है विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट कानून आया। लेकिन इसके अलावा महिलाओं की संख्या बढ़ी कॉलेजों में, बढ़ी कि नहीं बढ़ी? महिलाओं का चयन होने लगा, महिलाएं प्रिंसिपल बनने लगी, महिलाएं हर स्तर पर दिखने लगी, और घर पे भी ये होने लगा कि बेटी तू पराया धन नहीं है, तू अपना प्रोजेक्ट है। तो परिवार और सरकार दोनों के मध्य ऐसा एक सामंजस्य स्थापित करना होगा जिससे जो मूल्यों का आह्वान हो वो ज्यादा लोकतांत्रिक हो। जी, थैंक यू सर। सर धन्यवाद जी। लास्ट वंशिका, सर एक नहीं क्वेरी। वंशिका, नहीं नहीं, विनीता 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 बाद में। अब मैं क्षमा चाह रहा हूँ आप सारे लोगों से। नहीं सर, इनको आप दे दीजिए चांस, उसकी प्रतिभा को सर, रोकिए नहीं। नहीं हम सर, नहीं आपका ठीक है। आपको सुनना मेरे लिए बहुत जरूरी है। मेरे नहीं, प्रश्न कोई नहीं, हमेशा चलता रहेगा सेशन में, तो कंटिन्यू कर लूंगी सर। सर प्लीज आप सर, कहिए। नहीं कोई नहीं बेटा, हाँ आप अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए, क्योंकि फिर पता नहीं आपको मौका मिले या ना मिले, मैं स्टार्ट कर दूंगा बाद में। डो कोई अच्छा, दिक्कत नहीं, प्लीज धन्यवाद आप सर उनको विनीता, मुझे पूछ रिक्वेस्ट। लीजिए। इतना सा ये पूछना चाह रही थी कि परिवार शायद ये सहयोग करेगा कि मतलब अब जब विधायक स्तर पर या सांसद के रूप में महिलाएं निकल के आएगी, तो एक उच्च स्तर, एक उच्च कोटि की नेता निकल कर आएगी, तो शायद उसमें परिवार सहयोग करेगा, ऐसा मुझे लगता है देखो कि स्थानीय मैडम, स्तर पर करा या नहीं करा, लेकिन मैं उच्च देखो स्तर पर। एक एक चीज से तो मैं एग्री करता हूं कि दलगत राजनीति होगी, और जो भी दो इसके कई मतलब ये बड़ा डिस्पर्स्ड नेचर ऑफ रिप्रेजेंटेशन होगा। तो जिन दलों में महिला विंग है और सशक्त है, जिसका इतिहास है, उसमें तो कुछ महिला कार्यकर्ताओं को भूमिका बढ़ेगी, उनको नामांकन भी होगा। लेकिन जो ऐसे क्षेत्रीय दल हैं या जो ऐसे दल हैं जो बहुत नहीं नहीं रुको, 2 मिनट रुको, चलते जो ऐसे दल हैं जो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड नहीं है, जिनका वुमेन विंग इतना स्ट्रांग नहीं है और पारिवारिक रूप से चल रहे हैं, तो और दलों में अगर परिवार की भूमिका ज्यादा है तो सीट रिजर्व हो जाएगी, तो भाई सीट तो परिवार की ही रहेगी ना। तो मुखौटा राजनीति बढ़ेगा। ये जो महिला विधेयक आएगा, 10 लाख महिलाएं आ गई प्रधान में, लेकिन धीरे धीरे उनके लीडरशिप में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन मुखौटे की राजनीति भी तो साथ साथ चल रही है। अच्छा सर, मैं ना असल में हम 6:30 बज गया, मेरा घर यहाँ से दूर है, मुझे लगा था 1-1.5 घंटे का प्रोग्राम रहेगा, तो मैं कार में ड्राइव करते करते सुन लूंगा अगर आप इजाजत नहीं दे एकदम, तो सर। प्लीज प्लीज गो, एंड हाँ, वेरी ग्रेटफुल टू यू, इट वाज क्योंकि ए पूनम भी वंडरफुल वेट कर सेशन। रही है। नहीं नहीं हाँ, नहीं, आई आई अंडरस्टैंड, भी आपको काफी दूर जाना है यूनिवर्सिटी से, बहुत दूर तो जाना है सर घर पे। बहुत बहुत आभार प्लीज विकास मैं जी। क्षमा प्रार्थी हूँ, अन्यथा मत लीजिएगा, नहीं नहीं मैं आई नहीं, एम कोई रियली क्षमा सॉरी। की बात ही नहीं हाँ, है, यू हाँ, डन फुल जस्टिस टू द होल सेशन थैंक यू, टुडे, थैंक यू। वेरी ग्रेटफुल, बड़ा हाँ, इंटरेस्टिंग बनाया आपने ठीक इसको। और ठीक है आप सर, जाइए, प्रणाम फिर हम सर। लोग बाद में बात करें। थैंक यू, थैंक यू। तो आज सबसे पहले तो दो चीजें मैं कहूंगा इसके पहले कि धर्मेंद्र जी आप सर को इनवाइट करें। एक तो ये कि बहुत ही यूनिक सेशन था, और मुद्दे जो है वो जो उठाए वो बिल्कुल सही थे, स्थितियां बिल्कुल सही थी। लेकिन मैं फिर ये बात कहूंगा कि आप
जिस परिस्थिति में इस समय है, उस परिस्थिति में इन समस्याओं का बोलबाला जरूर है, और इन समस्याओं के साथ ही रह के हमको राजनीति में अपने स्थान को किसी तरीके से ढूंढना है। और ये जो प्रोग्राम शुरू किया गया है उसकी चुनौती ही यही है कि भाई आम महिलाएं कैसे राजनीति में आ सकें, क्योंकि ये जो पूरा इकोसिस्टम है जिसको विकास जी ने चिन्हित किया, ये तो आपको आने नहीं देगा। ये तो वो 33% स्पेस जो है, एमएलए साहब, एमपी साहब, अध्यक्ष जी और मंत्री जी और पलांडी का जो राजनीतिक रूप से कनेक्टेड लोग हैं, वो उनके घरों की बहन बहन बेटियों से भर जाएगा। तो संख्यात्मक उपस्थिति महिलाओं की होगी, और जैसा कि विकास ने कहा कि मुखौटा राजनीति के रूप में वो बढ़ेगी। लेकिन मेरी लड़ाई इसी से है, लड़ाई या मतलब संघर्ष इसी से है कि ये स्थिति एक परमानेंट फीचर इंडियन पॉलिटिक्स का न होने पाए। ठीक है, मैं ये मानता हूं कि अभी बहुत शुरुआती दौर में हम इसमें कुछ बहुत कर सकने की स्थिति में नहीं है, लेकिन हमको अपनी एक फसल तो तैयार करनी पड़ेगी जो इस पूरी स्थिति को परिवर्तन कर सके। और आशा मुझे क्यों बंधी है? आशा मुझे इसलिए बंधी है, जो विकास जी ने जिसको एडमिट भी किया, कि महिलाओं की उपस्थिति बढ़ी है। उन्होंने खुद ही कहा कि यूनिवर्सिटी में 50 to 60% महिलाएं, बहुत सारी यूनिवर्सिटी वो जानते हैं जहाँ पे कि 50-60% महिलाएं प्रोफेसर हैं। बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत सारे ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस हैं, आईएएस, पीसीएस, आप देखिए, जहाँ पे कि महिलाएं, जैसे थाना है, पुलिस है, प्रशासन है, महिलाएं जाने ही का विचार ही मन में नहीं लाती थी, उनके घर के पुरुष ही जाते थे। आज अगर कोई महिला आईपीएस ऑफिसर है, महिला थानेदार है, महिला थाना है, तो वहां आपको जाने की हिम्मत पड़ती है। तो एक बहुत ही साइलेंट बट स्लो चेंज परसेप्टेबल है, दिखाई दे रहा है, जिसमें कि महिला के अंदर थोड़ा सा हौसला अफजाई होती है, क्योंकि संख्या भी बढ़ रही है और इकोसिस्टम में भी थोड़ा सा परिवर्तन आ रहा है। तो प्रशासनिक स्तर पे या एजुकेशनल स्तर पे वो जो महिलाओं में जो समावेशन दिखाई दे रहा है, जिस दिन ये समावेशन राजनीति में, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि वो एक कॉन्ग्रुएंस एस्टैब्लिश होगा पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और एजुकेशनल पूरे लेयर्स में। और वो जो आज की समस्याएं हैं, मैं ये नहीं कहता कि वो एकदम से दरकिनार हो जाएंगी, क्योंकि सोशल स्ट्रक्चर में, जैसा कि खुद विकास जी ने एडमिट किया कि बचपन में क्या स्थितियां थी, आज क्या स्थितियां हैं, हम लोग खुद देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा चेंजेस हो गए हैं। रूरल एरिया में थोड़ा कम है, और ये रूरल एरिया की बात नहीं है, ये छोटी जगहों की बात थी। मैंने अपना एजुकेशनल कैरियर एक बहुत छोटी सी जगह, मऊरानीपुर एक जगह है झांसी के पास, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से, वहां से शुरू किया। और मुझे जान के तैजुब होता था कि मैं शहर में अगर कहीं निकलता था, मैं किसी पान की दुकान पे अगर खड़ा हूँ, मैं किसी फल की दुकान पे खड़ा हूँ, मैं अगर किसी कपड़े की दुकान पे खड़ा हूँ, तो अगले दिन सबको पता हो। सर आवाज नहीं आ रही। एक बार लाइट और कट कह गई दो। है। हाँ, लाइट कटी है, हमको लग रहा है सर के यहाँ वाईफाई चला गया होगा। विनीता, हम लोग ब्रेक करते हैं और सर को सीधे आमंत्रित करते हैं। वहाँ लाइट कट गई होगी सर के यहाँ, इस वजह से दिक्कत थी। यस। तो आज बहुत सौभाग्य की बात है हम लोगों के बीच सर की उपस्थिति इस प्रोग्राम को न केवल गरिमा प्रदान करेगा, वरन हम लोग सारे लोगों को बहुत सौभाग्यशाली बनाएगा। हम बीच में रोक इसलिए रहे थे कि सर की पूरी पीढ़ी समय की बहुत पाबंद है। अगर सर ने कहा कि 6:20 पे हम एंट्री लेंगे और 6:30 पे हम छोड़ेंगे, तो वो 1 मिनट भी इधर उधर नहीं होते लोग। इसलिए मैं चाह रहा था कि बीच में रोक के और फिर सर को बुला लिया जाए, और उसके बाद से फिर हम लोग जो क्वेश्चन आवर होगा उसको हम लोग ले लेंगे। फिलहाल अभी स्थिति ऐसी हो गई है। सर की खुद की अनुमति से हम लोगों ने सेशन को एक्सटेंड किया। तो अब लास्ट टाइम का कोई बाइंडिंग हम लोगों के पास नहीं है, और सर की उपलब्धता जैसी रहेगी, हम लोग तो अनंत तक सुनना चाहेंगे सर को। तो मैं आमंत्रित करता हूँ सर को। रिसर्च पे बहुत सुना है हम लोगों ने, और हम ही लोगों ने नहीं। मुझे आश्चर्य हुआ, एक बार मैं झारखंड में था, और झारखंड में एक बड़ा प्रोग्राम चल रहा था सर किसी यूनिवर्सिटी में।
और उस प्रोग्राम में जो एक्सपर्ट आए थे, उस एक्सपर्ट ने जो पहला सवाल किया, उन रिसर्च का वर्कशॉप चल रहा था, और उसने पहला सवाल यही किया कि आप लोगों ने सनसनवाल सर को सुना है। मतलब रिसर्च का मतलब कि अगर सनसनवाल सर को सुना है तो आपने रिसर्च पढ़ा लिखा है, अगर आपने सनसनवाल सर को नहीं सुना है तो इसका मतलब अभी आपकी रिसर्च की पढ़ाई में कुछ ना कुछ कमी है। सर आप बोलेंगे या फिर सर को बुला ले? नहीं नहीं, मैं मेरा वो इंटरनेट चला गया था तो मैं मोबाइल से हाँ जुड़ा हाँ हुआ। हाँ। तो जी जी। मुझे लगता है कि आप मुझे शेष कहने को कहीं नहीं, मैं इस बात को इंगित करके आपसे सर को बुलवाना चाहता था कि आज ये जो समस्या खड़ी हुई है और विकास जी ने खड़ी किया है, जिसपे कि हम लोग के अपने डिफरेंसेस हो सकते हैं कि इतना निराशावादी दृष्टिकोण हम नहीं ले सकते, हम एक आशावादी व्यक्ति हैं। तो आज जो सर को हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है वो इसीलिए किया है कि ऐसी समस्याओं के निराकरण के लिए हमें चिंतन की आवश्यकता है। और जब तक हम थिंकिंग नहीं करेंगे कि भाई किसी समस्या को सॉल्व करने के लिए हमें उसको थिंक करना पड़ता है कि उसको कैसे समझा जाए, उस समस्या को कैसे उससे निजात पाई जाए, कैसे उस समस्या से निपटा जाए। तो आज संसलवार सर से हम लोग की यही गुजारिश है कि सर ये जो समस्या खड़ी हुई है महिलाओं के पूरे परिवेश को लेके और राजनीति में उनके प्रवेश को लेके, और ये जीवन के हर क्षेत्र में ये सब नाना प्रकार की समस्याएं हैं, तो कैसे हमको चिंतन करना चाहिए। ज्यादातर हम चिंतित हो जाते हैं और हम चिंतन नहीं करते हैं। तो चिंता में और चिंतन में जमीन और आसमान का फर्क होता है। एक नकारात्मक पक्ष होता है और एक सकारात्मक पक्ष होता है। चिंता आपको गहरे पर उसमें डुबो देती है नकारात्मकता में, और चिंतन एक सृजनशीलता है जो आपको उससे बाहर निकाल के एक सकारात्मक जीवन के क्षेत्र में ले आती है। तो आज हम लोग यही जानना चाहेंगे आपसे कि हम लोग को दो शब्द और हमारे पार्टिसिपेंट्स को ये बताने की कृपा करें कि कैसे इससे हम लोग निपटे। धर्मेंद्र जी, अब आप सर को आमंत्रित करें। बस मैं अब सीधे आमंत्रित कर रहा हूँ सर। सर अपनी तरफ से जो कुछ भी बताना चाहें हम लोगों को इस पूरे कोर्स ओके। के लिए। और बेसिकली ये कोर्स है सर की वीमेन पॉलिटिकल लीडरशिप का। और हम लोगों का उद्देश्य है कि हम एक जो वीमेन बीइंग है उनको पॉलिटिक्स के लिए तैयार कर सकें, और पॉलिटिक्स के प्रति ये जो सारी नकारात्मकताएं हैं उनको वो रहेंगी ही, लेकिन लोगों के मन से हटाते हुए, और इस बात के लिए लोगों को प्रेरित कर सकें कि राजनीति तभी अच्छी होगी जब अच्छे लोग राजनीति में आएंगे। ऐसे राजनीति अगर उन्हीं के लिए छूटी रहेगी तो फिर राजनीति कभी अच्छी नहीं हो सकती है। सर डॉक्टर डीएन सनसनवाल सर, प्रोफेसर डीएन सनसनवाल सर। धन्यवाद सर। मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं कि आप ने मेरा एक अनुरोध जो था वो स्वीकार किया और थोड़ा टाइम निकाला है। देखो दोस्तों, मैं पॉलिटिकल साइंस का नहीं हूँ। आज मॉर्निंग में वर्मा साहब से बातचीत हो रही थी, और बातचीत में मैंने ये बताया कि हम लोगों की जो थिंकिंग है उसमें चेंज आना चाहिए। जब तक थिंकिंग में चेंज नहीं आएगा हम किसी भी परिस्थिति में हम परिवर्तन नहीं ला सकते। तो थिंकिंग कैसे की जाए, कैसे करें, इसको कैसे इम्प्रूव करें, मैंने उसके लिए कहा था। तो इसमें मैं आपको जो है एक्सरसाइज देनी है। तो मैं आपको सिचुएशन बताता हूँ और उसमें क्या करना है, और फिर मैं आपको एक निश्चित समय दूंगा। तो आप अपने जो भी आपके विचार आए वो बिल्कुल पूरे सेंटेंस में नहीं, बल्कि आप पॉइंट्स में लिख सकते हैं, बुलेट पॉइंट्स में लिख सकते हैं, और बाद में फिर मैं आपको बताऊंगा क्या क्या करना है। तो मैं जो सबसे पहले, एक्चुअली थिंकिंग की काफी टूल्स हैं, जैसे औजार होते हैं। जैसे हमारे जो कारपेंटर के पास में जो आरी होती है, उस आरी का काम हथौड़ा नहीं कर सकता, और हथौड़े का काम आरी नहीं कर सकती। तो हर एक का अपना एक पर्टिकुलर पर्पज है जिसके लिए वो बनाया गया है, और उसी के लिए उसको यूज करना। तो इसी तरह से किसी एक व्यक्ति है, उसने कुछ इसी तरह से टूल्स बनाए हैं, टूल्स ऑफ थिंकिंग। तो उसमें कई हैं, मैं आपको एक बताता हूँ। एक है PMI। पी का मतलब है प्लस, प्लस का मतलब है एडवांटेजेस। कोई सिचुएशन है उसकी एडवांटेजेस होंगे, उसमें डिसएडवांटेजेस भी होंगे, यानी माइनस।
और उसमें कुछ इंटरेस्टिंग बात भी हो सकती है। तो मैं आपको एक परिस्थिति दूंगा यहाँ पे, और पहले आपको उसके पॉजिटिव पॉइंट सोचने हैं कि उसके क्या पॉजिटिव पॉइंट हो सकते हैं, और वो आप अपनी कॉपी में, अपने कागज में जो भी कुछ है, या आपके पास में वर्ड फाइल है उसमें लिखना चाहो आप लिख लीजिए, फिर आपको शेयर करना पड़ेगा। आई होप द कंप्लीट प्रोसेस इज क्लियर। ये क्लियर हो गया या कोई क्वेश्चन पूछना है? क्लियर, नो ओके। सर। ठीक है, तो लीजिए, जो जो सिचुएशन है कि अभी जो अपनी चर्चा चल रही थी कि अगर पॉलिटिक्स में मैक्सिमम फीमेल्स आ जाएं तो उसके पॉजिटिव पॉइंट क्या होंगे। और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब, मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं। सब प्रश्न क्या था, प्लीज रिपीट कर दीजिए, मेरा नेटवर्क इशू हो गया। सर का प्रश्न ये है कि अगर महिलाओं की संख्या राजनीति में बढ़ जाएगी तो इस उससे सकारात्मक परिणाम क्या क्या होंगे, पॉजिटिव पॉइंट्स क्या होंगे, इस पे आपको लिखना है। 2 मिनट का समय आपका शुरू होता है। आप स्टॉप। अब आप इसके डिसएडवांटेजेस लिख लीजिए, नेगेटिव पॉइंट क्या क्या हो सकते हैं। अजय, टाइम इज अप।
आप में से कोई भी बता दीजिए कि आपने पॉजिटिव पॉइंट कितने लिखे, आप काउंट कर लीजिए, पॉजिटिव को अलग और नेगेटिव को अलग, और बता दीजिए कि आपने कितने लिखे हैं, कोई भी बता दीजिए। सर मैंने पॉजिटिव में 4 पॉइंट्स लिखे हैं और नेगेटिव में एक ठीक ही है, लिखा है, बस वो बस, भी नहीं मतलब नहीं नहीं, जोकिंग सेंस। एक सेकंड, पॉजिटिव आपने 4 लिखे हैं, अब कोई है जिसने 4 से कम लिखे हैं? सर मैंने पॉजिटिव में 3 और नेगेटिव में भी 3 लिखा है। नहीं अभी आप नेगेटिव की बात ना करो, पॉजिटिव की। अच्छा, किसी ने 3 से कम भी लिखे हैं? किसी ने? पार्टिसिपेंट्स में थे किसी ने 3 से कम भी लिखे हैं क्या? चलिए, तो हमारे पास में पॉजिटिव, हाँ बोलिए। तो पॉजिटिव में हमारे पास में 3 आ गए कम से कम। 4 से ज्यादा किसने लिखे हैं? 4 से ज्यादा किसी ने लिखे हैं क्या? हाँ सर, मेरे 4 से ज्यादा हैं, 5 कितने हैं? हैं। कितने 5 हैं सर, 5 5। है। 5 से ज्यादा है किसी के? चलिए, तो हमारे पास कम से कम 3 पॉइंट आए और ज्यादा से ज्यादा 5 पॉइंट आए। अब मैडम, जिनके 5 पॉइंट हैं, डॉक्टर जैन, प्लीज विल यू जी लाइक टू सर। शेयर के आपने क्या क्या लिखा है, एक एक धीरे धीरे पढ़ लिएगा। और जिसने वही पॉइंट लिखा है आप अपने को कैंसिल कर लीजिए, और जो जैन मैडम ने नहीं लिखा है और आपने लिखा है वो बाद में आप शेयर कर दीजिए। हाँ जी, बोलिए मैडम। जी सर। सर पहले तो ये है कि गुंडागर्दी कम हो, महिलाएं राजनीति में आएंगी तो। दूसरा, महिलाओं का भी शोषण नहीं होगा। तीसरा, शराबबंदी हो जाएगी। चौथा है धमकी धमकाना बंद हो जाएगा। पांचवा है कि गाली गलौज बंद होगी, भाषा संयमित होगी और केवल मुद्दों पर बात होगी। थैंक यू वेरी मच। और कोई सर शेयर करना इसमें चाहेगा? जी सर, सर हाँ अगर बोलिए। महिलाएं होंगी तो नियम के अनुसार कार्य होगा, जो सबसे बड़ी बात है इसमें। अगर ओके, महिलाएं आएंगी और नियम के बोलो, अनुसार कार्य होगा। और बोलो। सर और सामाजिक सर समरस देश सर देश विकसित राष्ट्र की श्रेणी में बहुत जल्दी आ जाएगा और बेटियां नए परचम छुएगी सफलता के। और सर सामाजिक समरसता आएगी। वेरी गुड। और और लगता है कुटुंब को हम लोग और अच्छे से जोड़ पाएंगे राजनीति में रहते हुए। वेरी गुड। और सर समावेशी विकास को दिशा मिलेगी। वेरी गुड। और अब देखिए, अगर आप सारे पॉइंट को देखें तो ये सारे पॉइंट जो है 5 से ज्यादा हैं। इसका मतलब है कि अगर जिसने 5 लिखे हैं वो अगर कोशिश करता तो 5 से ज्यादा लिख सकता था, लेकिन क्योंकि ये पहले दिन की एक्सरसाइज है तो इसमें आपने जो लिखा इसको इवेल्युएट नहीं करना है, ये नहीं कहना उसका सही था उसका गलत था, ऐसा कुछ नहीं है। अब कौन बताएगा कि आपने इसके डिसएडवांटेजेस क्या लिखे हैं? वर्मा साहब, आप एडवांटेजेस बताना चाहोगे जो आपने को लिखा है नहीं तो सर, हम भाई। तो हमारा तो बड़ा ज्ञानवर्धन हो रहा है सर, हम तो श्रोता ही अच्छा रहेंगे। अच्छा, ठीक है, ओके। हाँ जी, अब आप इसके डिसएडवांटेजेस बता दीजिए, कोई भी बता दीजिए आपने कितना लिखा है। सर सर मैंने तो एक लिखा है, ओके। जी किसी ने सर। एक से कम लिखा है क्या? सर मैंने भी एक लिखा है। अच्छा, नहीं, एक से कम। चलिए, अच्छा, एक से ज्यादा, एक से ज्यादा किसने लिखा है? जी सर। कितने? सर 3। वेरी गुड। 3 से ज्यादा किसने लिखे हैं? चलिए, तो जिसने 3 लिखे हैं मैडम आप प्लीज बता दीजिए, शेयर कर लीजिए आप अपने। सर पहला तो ये कि जो एमपी और एमएलए हमारे अभी हैं, हो सकता है कि केवल उन्हीं के घर की महिलाएं प्रतिनिधित्व में जाएं, अगर महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ता है तो। दूसरा है कि महिलाओं के विरुद्ध हिंसा भी बढ़ सकती है। ऐसा नहीं है कि राजनीति में हिंसा नहीं होती है महिलाओं के विरुद्ध, ये भी हो सकता है। और तीसरा हो सकता है कि जो हमारे यहाँ पंचायतों में सरपंच पति की संकल्पना है वो हमारे संसद और विधानमंडलों तक भी पहुंच सके। मैंने पुरुषों एक को पॉइंट लिखा आरक्षण है। देना पड़ जाए। हाँ बोलिए जैन मैडम।
जी सर मेरा एक पॉइंट ये बस कि मुझे लगता है यदि महिलाएं राजनीति में आएंगी तो उसका सिर्फ एक नेगेटिव एस्पेक्ट ये होगा कि क्योंकि महिलाओं के ऊपर परिवार की जिम्मेदारी रहती है तो हो सकता है वो उतना ध्यान ना दे पाए जितना कि शायद ठीक पुरुष है, राजनीति में देते हैं। जी ठीक है। और विनीता अग्रवाल। सर मैंने तो ये लिखा है कि पुरुषों को आरक्षण देना पड़ जाएगा। अच्छा, वेरी गुड। और कोई? तो दोस्तों, आज जो ये मैंने एक एक टूल है जिसका नाम है PMI, प्लस माइनस एंड इंटरेस्टिंग। मैंने इंटरेस्टिंग वाला बात अभी नहीं किया क्योंकि वो थोड़ा डिफिकल्ट है। तो अगर आप समझते हैं कि ऐसी एक्सरसाइज आपको, जब तक ये प्रोग्राम चलता है और वर्मा साहब परमिशन देते हैं, आप समझते हैं कि इससे थोड़ा आपको फर्क पड़ेगा थिंकिंग में या नहीं? यस सर, ये बहुत तो पड़ेगा, प्रैक्टिकल तो है बहुत सर। अच्छा लगा सर। तो फिर वर्मा साहब, धन्यवाद सर आपको। अरे आपने सर, मेरे को सर ये सो आई मौका क्या काइंड दिया। है? ऑफ यू। अब हम्म, आप इस प्रोग्राम के रेगुलर पार्ट रहेंगे और हर प्रोग्राम में हम लोग आपका ये आशीर्वाद प्राप्त करना चाहेंगे, हमारे पार्टिसिपेंट्स। और एक उनमें एक सोचने की शक्ति आपने डेवलप कराई ऑन द स्पॉट, और ये बड़ी बहुत ही स्वागत योग्य ये पहल है। और मैं आप लोगों की भी बड़ी प्रशंसा करता हूँ कि एकदम से ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट 2 मिनट का सर ने समय दिया, उसमें आपने 4-5 चीजें कम से कम सोची। तो ये थिंकिंग का जो तरीका है ना, कि ये हम सब लोगों को डेवलप करना पड़ेगा, क्या पुरुष क्या महिला। और एवरीवन। राजनीति में अगर, हाँ, राजनीति में अगर आने की हमारी आकांक्षा है तो समस्याओं से, तो देखिए जीवन ही समस्याओं का नाम है। कोई ऐसा नहीं कि जीवन कोई सीधी और सरल धार में चलने वाली चीज होती है। जीवन एकदम ऊपर नीचे ऊपरने वाली चीज होती है। समस्याएं आती हैं, हम जो हमारा विवेक है, हम उस विवेक का प्रयोग करके उस समस्या से निकलना चाहते हैं, निकलते हैं। कई बार हमको दिक्कत होती है, लेकिन ये जो प्रोसेस है कि हाँ, हमें इस तरह से सोचने की एक शैली डेवलप करना है कि राजनीति में हम आएंगे, समस्याएं आएंगी। वर्तमान में भी राजनीति में जाने में भी बहुत सारी समस्याएं हैं। तो हम, हमारे लिए अभी अभीष्ट क्या है, हम कर क्या सकते हैं जिससे कि हम उस दिशा में कदम बढ़ा सके। और मेरा पूरा विश्वास है कि धीरे 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 एक पूरे पॉलिटिकल कल्चर में चेंज आएगा। एजुकेशनल कल्चर में बदलाव आ गया है, एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर में बदलाव आ गया है। पॉलिटिकल कल्चर में जिस दिन बदलाव आएगा उस दिन ये सारी समस्याएं अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। और संख्या बल स्वयं में एक बहुत बड़ी ताकत होती है। जैसे कि विकास जी खुद ही अपने बता रहे थे कि बचपन में ये कहा जाता था, अकेले स्कूल मत जाओ, सहेलियों के साथ 8-10 सहेलियां क्यों, अकेले हम जाते हैं तो हमारे अंदर भय होता है कि अरे भाई हमारे साथ कोई दुर्व्यवहार न कर दे, कोई ऐसी बात वैसी बात ना हो जाए। वहीं जब 8-10 सहेलियां एक साथ मिलके स्कूल जाते हैं तो हमारे अंदर एक शक्ति होती, कहा गया कि संगम शरणम गच्छामि। तो जब भी संगठित आप होंगे, जब भी आपके पास एक संख्या बल होगा, तो आप में वो बल आ जाता है जो कि आपको हर मुसीबत से लड़ने में बहुत मदद करेगा। तो मैं सर का बहुत ही आभार प्रदर्शित करना चाहता हूँ, और आशा करता हूँ कि आपने ये जो एकदम से नई आज शुरुआत कर दी है, इसने इस प्रोग्राम में 4 चांद लगा दिए हैं। और मैं समझता हूँ कि अब जितने भी आगे के प्रोग्राम होंगे उसमें सब में आपका ये मार्गदर्शन हम लोगों को प्राप्त होता रहेगा। तो सो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आप चाहते हैं कि कल भी मैं 2 मिनट की एक्सरसाइज करा दूं इनको? यस सर, हम भी कल सर चाहते नहीं है हैं। ये प्रोग्राम, कल ये प्रोग्राम अच्छा, नहीं है। हाँ, अच्छा, हम लोगों का ये प्रोग्राम संडे और अच्छा उसमें थर्सडे को होता है। तो हाँ। अब हाँ, जब सर, भी ये जब भी। प्रोग्राम होगा। एक बात हाँ, एक हाँ बात बेटा और बताइए। जोड़ना चाहती हूँ सर। सर इस सेशन में हाँ, मैं एक बात और जोड़ना चाहती हूँ। सर जब से ये क्लास ली है तब से ये तो मुझे, जैसे कोई बात करता है तो मुझे अब इस बात का आभास होने लगा है कि ये नेगेटिव विचार हैं और ये मतलब पॉजिटिव होने चाहिए। मतलब विचारों में ये दृष्टिकोण तो आ चुका है कि ये नेगेटिव है और हमें पॉजिटिव की तरफ बढ़ना चाहिए सर। अच्छा, सर ये बहुत बड़ी आपके उपलब्धि है, लिए। ये बहुत बड़ी अच्छा, उपलब्धि है आपकी। जीवन पूरा समझ लीजिए कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ही चेंज रहेगी कि जब आप आशावादी दृष्टिकोण से, सकारात्मक दृष्टिकोण से जिएंगे। जीवन में चॉइस आपकी है कि आप निगेटिव सोचिए, पॉजिटिव सोचिए। इसमें आपको कोई मदद करने वाला नहीं है, ये मदद आपको स्वयं करनी है। और अगर इस प्रोग्राम के माध्यम से केवल यही आप में डेवलप हो गया है कि भैया हम पॉजिटिव सोचेंगे, आशावादी सोचेंगे, तो मैं इसको भी बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूँ कि चलिए, ईश्वर करे आप इसी प्रकार से सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए। समस्याएं तो आती रहती हैं, समस्याओं से डरना, हम्म। थोड़ा कहा गया है कि डर के आगे जीत है।
तो समस्याएं या तो आपको डरा दें या आप समस्याओं को डरा दें। तो मेरी आशा यही रहेगी कि आप समस्याओं को डराएं, आप उससे लड़ें, और जब जो लड़ता है तो पूरी कायनात उसकी मदद करती है। और मेरा पूरा विश्वास, इसी विश्वास के साथ हमने ये प्रोग्राम शुरू किया है कि भाई ठीक है, हर आदमी यही कहता है अरे महिलाएं वो कैसे राजनीति में आएंगी, पुरुष नहीं आना चाहते हैं, तो आप महिलाओं की बात कर रहे हैं। हमने कहा वो सब ठीक है, वक्त बदलता है, दृष्टिकोण बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, तो हर चीज बदल जाती है। और इसी भाव से हम लोगों ने कार्यक्रम शुरू किया है। तो आशा है आप सब लोग दिशा में सकारात्मक ढंग से सोचिए। और सनवाल साहब के साथ आज जो कार्यक्रम हुआ, प्रैक्टिकल हुआ, उससे सबको बड़ा आनंद आया। और आगे भी जब भी प्रोग्राम होंगे हम जरूर आपको उसमें। ठीक, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, सभी को धन्यवाद। थैंक यू सर, प्रणाम सर। बहुत बहुत धन्यवाद।